अस्सलाम वालेकुम जी। सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है जो भी प्रेजेंट हैं? काइंडली मुझे कोई टेक्स्ट में मुझे कंफर्म कर दें कोई। जी जी बैरिया, आपने मैसेज किया हुआ है, आपको भी आ रही है आवाज़? आ रही है? अच्छा, आपको आ रही है। चलें, इतने मोस्टली स्टूडेंट ये है कि बाकी भी स्टूडेंट आ जाएं, तो फिर ये है कि हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ओरिएंटेशन बिस्मिल्लाह पढ़ के। इतने हम 5-7 मिनट मजीद वेट कर लेते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, देन विल बी स्टार्टेड इंशाल्लाह। कुछ स्टूडेंट्स तो आ गए हैं, इतने मीनवाइल हम इंट्रो कर लेते हैं, इतने मैक्सिमम स्टूडेंट भी ज्वाइन कर लें। जी अनीस आप का क्या बैकग्राउंड है? बीकॉम है या रिपीटर है, क्या है आपका, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है फॉर द टाइमिंग? अनीस, आपको आवाज आ रही है? ओके, बीकॉम रिजल्ट वेटिंग है, ठीक है, गुड। तो आपने पहले बिजनेस, अच्छा कराची यूनिवर्सिटी से, आपने पहले बिजनेस लॉ के बारे में कोई नो हाउ है? पहले आपने बीकॉम में को पढ़ी होगी, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स कोशिश करें कि अपने नाम के साथ ना लॉग इन करें, अगर किसी का नाम डिफरेंट आ रहा है तो प्लीज चेंज करें। एंड स्टूडेंट जस्ट अ सेकंड। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बारिया जी, आपका क्या है, आप कहाँ से हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या है? अच्छा, आप कैफ में हैं, यू मीन टू से दैट आप सीए के स्टूडेंट हैं, ऐसे ही हैं? ओके, कैफ के आप स्टूडेंट है तो 3 पेपर हैं, ठीक है। एंड आपने बिजनेस लॉ की कोचिंग है, मतलब कि कैफ में पहले से पढ़ी होगी आपने, फिर तो आपको तो आइडिया होगा, रिकमेंडेड बुक भी आपकी सीए की ही है। ओके, आपकी, चलें खैर, इट्स अ, कहते हैं ना एक सिग्नेचर क्वालिफिकेशन होती है, सीए को हम सिग्नेचर क्वालिफिकेशन के नाम से जाने जाता है। और सेम पीफा भी माशाल्लाह से अब तो आईफैक का मेंबर भी बन गया इंडिपेंडेंट, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्रो ही कर रहे हैं ये। तो इट्स आल्सो सिग्नेचर क्वालिफिकेशन, जितनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक पीफा हो गया, सीमा हो गया, एसीएमए वगैरह, सीए एक ये सारी की सारी ये सिग्नेचर क्वालिफिकेशन है। इसमें कहते हैं ना, गलती करके इंसान सीखता है, जितनी मर्जी अटैम्प्ट लग जाए, और ज्यादा जितनी अटैम्प्ट लग रही होंगी आपकी, उतने ज्यादा आप, वो कहते हैं ना, पावरफुल बन रहा होता है। कहते हैं ना, हीरा ऐसे नहीं चमकता, ऐसा से तराशे से जितना बार तराशा जाता है उसको उतना ही अच्छा निकलता है। खैर, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ये है कि मीनवाइल मैक्सिमम, बल्कि आपसे ही हमें कि हेल्प भी मिलेगी दूसरे स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट है जवाद, सॉरी फवाद अहमद, फवाद असलम, सॉरी जी, आपका क्या बैकग्राउंड है फवाद? फवाद, आपको आवाज आ रही है? ये आपको मैंने अलाउ किया, आप बोल भी सकते हैं।
जी फवाद। अच्छा नेक्स्ट हैं ख्वाहिश अयाज। जी ख्वाहिश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आप कहाँ से हैं और क्या बैकग्राउंड है आपका? सर मैं मुल्तान से हूँ बेसिकली। तो गुड जी। एंड एजुकेशन बैकग्राउंड? एजुकेशन में वैसे तो मतलब पिफा में जो अप्लाई किया वो मैंने किया इंटरमीडिएट की बेस पे। वैसे मैं बीएससी ठीक है, इकोनॉमिक्स कर रहा गुड, हूँ, मेरा लास्ट ईयर है पढ़ा। दैट्स गुड। आपको भी यस ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी, दैट्स गुड। यस सर। गुड, चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट मोहम्मद आरिफ। जी मोहम्मद आरिफ, आपको आवाज आ रही है? मोहम्मद आरिफ, ये बच्चे मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे अपना बताएं जरा। जी मोहम्मद आरिफ। एनीवे शायद आई थिंक आपका डिस्टॉर्शन आ रहा है। ठीक है, आप अपना मुझे मैसेज में कन्वे कर दें, आपका क्या बैकग्राउंड है एजुकेशन का एंड कहाँ से है। एंड मोहम्मद इब्राहिम, इब्राहिम आपको आवाज आ रही है? ओके, मोहम्मद आरिफ मास्टर इन कॉमर्स, दैट्स गुड। मोहम्मद उजैर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी उजैर। आई एम फ्रॉम स्कर्दू से हूँ सर मैं, इन अच्छा गिलगित जी, बल्तिस्तान। जी इन गिलगित अच्छा बल्तिस्तान सर नाउ। जी सर अभी जो है मैंने रिसेंटली आईसीएस कंप्लीट किया सर, उसके बाद पीफा ठीक है, ज्वाइन किए। जी ठीक है, ठीक है। आईसीएस में क्या कॉम्बिनेशन रखे हुए थे आपने? फिजिक्स सर, फिजिक्स अच्छा, मैथमेटिक्स। फिजिक्स, फिजिक्स मैथ कंप्यूटर। यस सर। ओके, दैट्स गुड। चलें ठीक है। मोहम्मद हुज़ैफा शाह। हुज़ैफा, आई थिंक आपको आवाज नहीं आ रही होगी, आपका वॉइस नोट ऑन नहीं है। नीवे मैक्सिमम मैक्सिमम तो स्टूडेंट ने अवेल कर ली है। अच्छा, मोस्टली यहाँ पर स्टूडेंट वैसे तो कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हैं, कॉमर्स में है, कोई इकोनॉमिक्स में है, कोई मिनिमम स्टूडेंट है जो कि इंटर बैकग्राउंड से हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना थोड़ा सा मैं इंट्रो भी करवा दूँ। आई एम अ सीए फार्मिस्ट एज वेल एज एपीएफए लॉयर हूँ एंड एमबीए एग्जीक्यूटिव एंड सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर। टिपिकली थोड़ा सा पिफा के बारे में अगर बैकग्राउंड को अगर हम लेकर चलें, पिफा की बॉडी देखें, एक प्रोफेशनल एक बॉडी है, जितनी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है अल्टीमेटली उसको सिग्नेचर क्वालिफिकेशन का किसी सूरत में भी नाम दिया जाता है कभी ना कभी। और ये पिफा एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिससे आप कहते हैं ना कि कुछ सिग्नेचर क्वालिफिकेशन कोई आपने अचीव करना है, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक प्रोफेशनल बॉडी के आप इंडिपेंडेंट एक मेंबर बन जाते हैं। और एक मेंबर जब रिकग्निशन एक क्राइटेरिया में लेके चीजें लेके जाती हैं ना, उसकी एक अपनी एक चार्म होता है, अपनी एक वो कहते हैं ना स्वैग होता है। इस तरह हम सीए को एक कहते हैं एक सिग्नेचर क्वालिफिकेशन की चार्टर्ड अकाउंटेंट, जहाँ आपके सिग्नेचर कैश आउट होने लग जाए। एक सिग्नेचर की जो वैल्यू होती है वो कहते हैं ना, किसी कभी कायदे उनका कॉल हुआ करता था, करता है बल्कि उनके कॉल तो कहते हैं ना कि आपकी कामयाबी की डेफिनेशन, टिपिकल डेफिनेशन है, कहते हैं व्हेन योर सिग्नेचर बिकम्स योर इमेज। तो कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन हमारे पाकिस्तान में बहुत कम है। लाइक सीए की अगर हम बात करते हैं, ये पिफा की अगर हम बात करते हैं, सीएमए, ये तमाम वो क्वालिफिकेशन हैं जो कि सिग्नेचर क्वालिफिकेशन कहलाती हैं।
पिफा एक इंडिपेंडेंट, अब तो देखें आईफैक का इंडिपेंडेंट मेंबर बन गया है, तो एक प्रोफेशनल एक बॉडी है। और जब आप प्रोफेशनल बॉडी से जब कोचिंग आप लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो लाइक अगर मैं टिपिकली बात करूं कि बी कॉमर्स जो एम कॉम वगैरह कुछ मास्टर स्टूडेंट्स की कुछ दूसरी क्वालिफिकेशन की अगर हम लेकर जाए ना, तो इसमें और उसमें कोई कहते हैं ना कि दिन रात का फर्क होता है। दिन रात का ना हो तो कम से कम 80% का तो हेल ऑफ द डिफरेंस जरूर होता है कि जो चीजें वहां पर आप कर कर आ रहे होते हैं, क्रैम कर कर चीजों की, जिस तरह भी है कहते हैं ना कि कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि यार मैयर करके नंबर दिए जाते हैं, कहीं पर पेज अब भरें आपको नंबर मिल जाते हैं बाकी क्वालिफिकेशन में, बिकॉज हम पाकिस्तान में रहते हैं। बहुत सारी ऐसी क्वालिफिकेशन हमने देखी, लेकिन यहाँ पर हेल ऑफ द डिफरेंस है। आप जब पढ़ रहे होंगे, आपका जब पेपर अटेम्प्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखें एक नॉलेज बेस एक क्वेश्चन होते हैं, कुछ नॉलेज आपकी इनहेंस भी हो रही होती है, कुछ आप साथ साथ प्रैक्टिकल भी आप ले रहे होते हैं। सिग्नेचर क्वालिफिकेशन की इस वजह से जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं देखते ना, तब तक आप तो अंदाजा नहीं होता कि यार मैंने पढ़ा क्या है। यहाँ पर हम साथ साथ मेन वाली ये है कि हम कुछ प्रैक्टिकल में आपको साथ साथ में दिखाऊंगा कि बिजनेस लॉ में हम नॉर्मल लाइफ में टर्मिनोलॉजी को यूज कहाँ पर करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे कैसे चीजें बनती हैं, ताकि आपको चीजें क्लैरिटी की तरफ लेके जाए कि यार हमने पढ़ लिया, एक्चुअली इंप्लीमेंट होता क्या है। जब तक आप लाइव किसी चीज को नहीं देखते, आपने छोटी सी बात है आपने सुना होगा, नहीं यार खाना 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 खाना, जब तक आप खाना खाते बनते हुए नहीं देखते ना, आपको नहीं पता चलता कि एक्चुअली खाने में क्या क्या चीजें डली होती हैं। या खाना जब तक आप हाथ से बनाते नहीं है, सिंपल आप नहीं कहते हैं नहीं यार ये ब्रेड है, ये जिंगर है, ये शवारमा है, ये पिज्जा है, आप खा के टेस्ट आप डेवलप कर लेते हो, लेकिन जब तक आपको बैकग्राउंड का नहीं पता होता ना, आपको नहीं पता हो कि यार इसमें टेस्ट किस वजह से डेवलप हुआ है। तो खैर एनीवे इट्स अ कॉमन एग्जाम्पल अगर हमने कोड करें तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये है कि इंशाल्लाह आज हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। नवंबर में आई थिंक आपके पेपर होते हैं, नवंबर में आपके पेपर होते हैं। पहले ये पेपर थ्योरेटिकल बेस होते थे, अब कम अज कम आई थिंक 1 ईयर से इन्होंने सीबी बेस कर दिया। सीबी बेस की पहले पी जो पिछली अटेम्प्ट जो गुजरी है विंटर की, आपकी ये पहली अटेम्प्ट थी सीबी बेस्ड। जो स्टूडेंट्स से पहले से पेपर वगैरह कुछ देकर आए हैं सीबी बेस की, उनको आइडिया होगा, और जो सीए के बैकग्राउंड के उनको थोड़ा सा भी आइडिया होगा। सीबी बेस्ड होते हैं कंप्यूटर बेस्ड, ये एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। इसमें किसी हद तक आप कहते हैं कि यार आंसर आपके सामने ही होता है, आंसर आपके सामने मौजूद होता है, कि जब आंसर चॉइसेस आपकी बढ़ जाती हैं ना तो बड़ा कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं कुछ बच्चे ना, कि यार सामने आंसर है, मिलते जुलते हैं, तो हम कैसे अटेम्प्ट करें। वो खैर इंशाल्लाह जब एक्चुअल चीज का आपको बेहतर पता होता है ना, तो आप आंसर भी फुली तौर पर अटेम्प्ट करते हैं और टाइम भी शॉर्टेज होता है। इसमें क्या होता है कि यार इतना मैक्सिमम आपको टाइम नहीं चाहिए होगा सोचने को, कुछ आपको चीजें पता है, डेफिनेशन आपने क्रैम की, यार ये डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंगली थी, सीधा आपने टिक मार्क किया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। खैर पेपर पैटर्न को पॉइंट ऑफ से भी कुछ इजी भी हो जाते हैं, कुछ चीजें मुश्किल भी बन जाती हैं जब एमसीक्यूज भी पेपर जाते हैं, क्योंकि देखें उस टाइम सोचने का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है और आंसर सामने होता है, तो कंफ्यूजिंग आपको बड़ी ज्यादा हो जाती है। खैर इंशाल्लाह टिपिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आईसीएस बैकग्राउंड से हैं, जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से, स्पेशली मैं उनके बारे में बात करूंगा जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए स्पेशली उन्होंने कहते हैं कि इमरान खान का भी हमारे यहाँ कॉल है कि घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना कम से कम, कहते हैं ना कि यार कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कुछ चीजें शायद स्किप भी हो जाएं, लेकिन वो कहते हैं ना सबसे पहले घबराना नहीं है। वहीं पर आपने मुझे टोक देने के नहीं सर मम्मी यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, इसको रिपीट कर दें, इसको मजीद लैबोरेट कर दें। लेकिन जब तक चीजें क्लैरिटी नहीं होगी हम कभी भी आगे नहीं जाएंगे। आईसीएस बैकग्राउंड की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, इंटर बैकग्राउंड की मैं उसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उनको बिजनेस टर्मिनोलॉजीज लॉ के बारे में कोई आइडिया होगा ही नहीं, या पहले कभी कभार बस नाम सुना होगा, एक्चुअली ना नहीं पता होगा एक्चुअली होता क्या है। बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आप न्यू सीखेंगे कि यार ये चीजें होती क्या है कॉमन लैंग्वेज में, कोई हम एग्जाम्पल कोड कर रहे होंगे कहीं बुक हमने, क्योंकि बुक का एक एक लाइन हम पढ़ेंगे वो डोंट पड़ी, लेकिन आपने कहते हैं ना कि वो टेंशन नहीं लेने की, नहीं यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मेरा तो पिछला बैकग्राउंड ही कॉमर्स का नहीं है इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मैंने ऐसे अपनी लाइफ में देखे हैं जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं और कॉमर्स में टॉप कर जाते हैं। मैंने वो भी मेडिकल के स्टूडेंट देखे हैं जो सीए विद इन अ टाइम में कर गए हैं और मेरिट सर्टिफिकेट के हिसाब से कर गए। तो इट्स नॉट टिपिकल थॉट कि बहुत सारे देखें, अगर मैं अपनी भी एग्जांपल कोड करूं, व्हेन आई स्टार्टेड माय सीए, बहुत कम लोगों ने कहा था
कि यार कर लो तो अच्छी बात है कि आप राउंड अबाउट करेंगे 10 to 12%, लेकिन मोस्टली गाइज ने यही कहा था कि नहीं यार ये नहीं होगा। वो कहते हैं ना, दूसरे बंदे अगर जो कहते हैं कि आपसे नहीं होगा और वो आप कर जाते हो तो उसका अपनी एक चार्म होता है। तो पिफा एक उस क्वालिफिकेशन में से एक वन ऑफ दैट क्वालिफिकेशन है। खैर एनीवेज, ये जस्ट मोटिवेट करने के लिए, और मोटिवेट ये एक्चुअल बेसिस पे है, आपकी कॉमन लाइफ में लेके जाते हो ना। देखें फॉर एग्जांपल, अगर मैं उन स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं बी कॉमर्स, उन्होंने बिजनेस लॉ पहले से पढ़ा होगा और मोस्टली उनको काफ़ी सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजीज आती भी होंगी, लेकिन यहाँ पर जब आप चीज़ें पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करिएगा, देखिएगा कि वहाँ पर जो पढ़ कर आए थे वहाँ पर किस थॉट से हम पढ़ कर आए थे, क्या हमने एलैबोरेट किया, किस तरह पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पर हमने कैसे किया। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इंशाल्लाह सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे हम प्लान को लेकर चलेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम सिलेबस, जस्ट हमने स्टिक टू द पर्पस, स्टिक टू द एग्जाम, हमने वो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। मैं ओपन कर लेता हूँ सिलेबस को, एक जी स्टूडेंट्स, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके श्योर। हमारा जो एक्चुअली जो सेक्टर होगा वो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर होगा, क्योंकि पिफा डिफरेंट क्वालिफिकेशन की भी ऑफरिंग करता है, कुछ पब्लिक सेक्टर्स के होंगे, कुछ डिफरेंट सेक्टर्स, क्योंकि हमारा जो सेक्टर है वो कॉर्पोरेट सेक्टर है। कॉर्पोरेट सेक्टर में ये स्कीम जो हमारी जो लॉन्च हुई है वो कुछ अपडेशन भी आई थी स्कीम में, इनके सिलेबस में पिफा वालों के। तो सिलेबस एक 2020 की है, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि लेवल वाइज आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर लेवल 2 का जो बिजनेस लॉ का पेपर है उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस लॉ एंड कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो हमारा जो रिलेटेड है वो बिजनेस लॉ से है। लेवल 2 में 3 पेपर आ गए हैं हमारे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं पहले बताता चलूँ, ज्यादा टाइम कहते हैं ना, हर सब्जेक्ट को जितना वेटेज हो उतना ही आपने टाइम देना है। अगर लेवल 2 में अगर आप तीनों सब्जेक्ट आपकी कोचिंग भी ले रहे हैं और तीनों सब्जेक्ट आपके पेपर भी दे रहे हैं, तो ये नहीं कहना कि नहीं यार एक दिन में वो पढ़ लूँ एक दिन वो पढ़ लूँ। तीनों सब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन लेकर मीनवाइल हमने पैरेलल लेकर चलने हैं, आप लोगों ने तीनों करने हैं। और बिजनेस लॉ इतना कोई टफ नहीं है। और एक बात जहन में रखिएगा, लॉ की जब बात आ जाती है ना, वहां पर मैक्सिमम क्रैम बेस्ड होती है, लेकिन क्रैम थोड़ा सा एग्जाम्पल कोट करके, थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ की एग्जाम्पल हमने लेनी है, कुछ टिपिकल हमने जाके सोचनी है। सिंपल इज दैट, लॉ ने जो कह दिया वो आपने करना ही करना है। कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। मोटर अपना अगर रोड पर आप चल भी रहे हो, बाइक वगैरह अगर कुछ चलान होता है, उससे आप एक्सक्यूज करते हो, यार इस बार मुझे माफी दे दो, अगली बार मैं एहतियात करूंगा। वो नहीं कहते कि नहीं यार इस बार जो लॉ आपने तोड़ा है वो इस बार आप चालान भरो, नेक्स्ट टाइम आपने एहतियात करना है। तो इसलिए हम एक टिपिकल सेंटेंस हम कोट करते हैं, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। लॉ ने जो कह दिया वो आपने करना ही करना है। तो इसमें मैक्सिमम क्रैम बेस्ड है। बहुत सारी चीजें जो आपने चीजें याद क्रैम करनी होगी वो आपको साथ साथ में हाईलाइट करवाता रहूंगा, साथ साथ में बताता रहूंगा, लेकिन सारी चीजें आपने क्रैम नहीं करनी है। एग्जाम्पल्स हैं वो आप खुद भी कोट कर सकते हैं, लेकिन लॉ की कहते हैं कि अपनी एक लैंग्वेज होती है। इंग्लिश ठीक है सबकी अच्छी होगी, मेरी खैर कम से कम अच्छी नहीं है, तो मैं क्रैम ही करता आया हूँ। तो क्रैम का मतलब है कि लॉ का कम से कम पेपर इजीली आपका पास आउट हो जाता है, क्योंकि ये है ही टोटली क्रैम कि लॉ ने जो लिख दिया, जो डेफिनेशंस हैं, लाइक जहां पर सेक्शन की वर्डिंग है, सेक्शन आपको याद करना मैंडेटरी नहीं है, कम्प्लीमेंट्री नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू जब आप चीजें प्रैक्टिस में आते हैं ना, याद कर करके अगर आपको सेक्शन 100% श्योर है कि इसका सेक्शन यही है, तब आप शो करें कहीं ना कहीं पर। अदरवाइज आपको अगर श्योर नहीं है तो सेक्शन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, सेक्शन की जो वर्डिंग है, डेफिनेशन है, वो क्रैम करें, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप क्रैम करो। अगर आपकी क्रैमिंग है, अगर आपने कोई अदर नहीं लेनी है,
वो कहते हैं ना, इतने भी रटेबाज नहीं बनना है, लेकिन जो चीजें लॉ ने कही है वो एज इट इज आपने याद रखनी है। वो साथ साथ हम ये है कि मैं आपको लोगों को बताता रहूंगा। बिजनेस लॉ का आपका जो पेपर है, ये आपके 5 टोटली 6 आपके आउटकम्स हैं जो कि आपको सिलेबस में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक आपका बेसिक नॉलेज ऑफ द लीगल इन्वायरमेंट है आपका, कि यार लीगल इन्वायरमेंट में एक्चुअली हम लीगल सिस्टम को देखेंगे, कोर्ट्स का सिस्टम देखेंगे, बिजनेस को टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे, सोर्सेज ऑफ लॉ को देखेंगे कि एक्चुअली कैसे कैसे लॉ बना है आपका, किस तरह ये डेवलप होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे कैसे इनहेंस होता है। सेकंड है आपकी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लॉ, गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्चुअली लॉ को एक गवर्निंग कुछ बॉडीज होती हैं जो गवर्नमेंट गवर्न कर रही होती है, तो उसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट होंगे, कुछ पार्टनरशिप उसके पीछे कुछ क्रिएट होंगे। उसका हमने ना पढ़ना है कि एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन उसकी कहती क्या है, गवर्निंग बॉडी उसके बारे में क्या कहती है, कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यहाँ पर इस सिलेबस के आउटकम्स के अबाउट आपका नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसमें कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत टच दिया हुआ है, अदरवाइज मैक्सिमम आपका इसमें टच नहीं है। बहुत सारी चीजें होंगी क्योंकि ये एक्चुअली रिकमेंडेड बुक सीए की है, कैप्स लेवल पर आपको पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें कम होंगी, कुछ चीजें ज्यादा भी आपको मिल सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू सीए बैकग्राउंड से जो कैफ के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस की डिफरेंशिएटिंग अलग से थोड़ी सी होती है। इंट्रोडक्शन, इसी तरह हमारा थर्ड वन है नॉलेज ऑफ द लीगल टर्मिनोलॉजीज ऑफ द कंपनी लॉ। ये आपका यहाँ तक आपका बिजनेस लॉ, वैसे दोनों पार्ट होते हैं, यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सेक्शन खत्म होता है, यहाँ से आपका कंपनीज का एक्ट शुरू होता है, जो कि पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस है, नाउ कंपनीज एक्ट बन गया आपका। कुछ कंपनीज की हम, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपकी नॉर्मल लाइफ में आप पढ़े होते हैं कंपनीज में जाके वो फ्लॉप होते हैं, वहां पर सिंपल आपने बहुत सारे कॉमन लाइफ में आपने सुना होगा SECP, वो आपको डील करता है कंपनीज को, एंड द बेसिस ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, फेमिलियरिटी विद द प्रोविजन गवर्निंग द इश्यूज ऑफ द शेयर। कुछ हमने इश्यूज ऑफ द शेयर्स के बारे में कुछ प्रोविजन हमने पढ़नी है कि कब कब कैसे कैसे कब हम इसके बारे में ट्रीटमेंट करें, कब हम शेयर इशू कर सकते हैं, कैसे कैसे इशू होंगे, उससे पहले क्या क्या हमने करना होता है, इश्यूज ऑफ द शेयर से पहले क्या क्या होते हैं, शेयर्स की कितनी टाइप्स होती हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, कोई मुझे एलैबोरेट कर सकता है शॉर्ट क्रक्स में कि शेयर्स की कितनी टाइप्स होती हैं? कोई स्टूडेंट्स? जी अनीस, ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दैट्स गुड मोहम्मद आरिफ। टिपिकली दो ही टाइप्स होती हैं, ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। खैर एनीवेज जब हम पढ़ेंगे इसको एलैबोरेट भी कर लेंगे। इन शॉर्ट प्रेफरेंस जो होते हैं वो नाम से ही जाहिर है को प्रेफर सबसे पहले उनको दिया जाता है, ऑर्डिनरी रिस्क टेकर होते हैं। एनीवेज जब हम एलैबोरेट करेंगे तो तब हम देखेंगे इसको। नेक्स्ट होने के नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज, फैमिलियरिटी विद द इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनीज, फाइनेंसिंग अकाउंट्स। जी फिर हम देखेंगे कि यार उनकी जो SECP ने रूल्स एंड रेगुलेशन उनको डिफाइन किए गए हैं, ये इन्वेस्टमेंट कब कब है, कौन कौन सी कंपनीज के टाइप्स हैं, उनके अकाउंट्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव को हम देखेंगे कब कब कैसे कैसे अकाउंट्स कैसे कैसे इश्यूज होते हैं, ऑडिट स्टेटमेंट क्या होती हैं, ऑडिट करवाना किस किस से कम्प्लीमेंट्री होता है, कौन कर सकता है ऑडिट, उनकी हायरिंग वगैरह जो भी मैनेजमेंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के मैटर्स होते हैं रिगार्डिंग द कंपनीज, वो हम इसमें देखेंगे। Knowledge of the appointment and removal of the auditors and their responsibilities and duties. यहाँ पर ऑडिटर की हम देखेंगे कब कब वो कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होती हैं, कब कब वो रिमूवल होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन चीज़ों को हमने एलैबोरेट करेंगे यहाँ पर। इस सिलेबस में यहाँ पर जो आउटकम्स में कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है, जैसे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका यहाँ पर मिसिंग है, सेल ऑफ गुड्स आपका थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग है, वो नीचे इसमें कवर किया गया है। ये एक्चुअली सिलेबस के आपके कंटेंट्स है जो कि आपने कवर करनी है। इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तानी लीगल सिस्टम जो कि पार्ट फर्स्ट में कवर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872,
देखिए इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम 5 to 10% है, इसको आपने उतना ही करना है। और एक बात जहन में रखिएगा, ये मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ BCom, इट्स नॉट अ FSC, इट्स नॉट अ ICS, ICOM, ये वो दूसरी डिग्रीज नहीं है। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि यार जो यहाँ पर बयान कर दिया उसी के वेटेज के हिसाब से आएगी। ये एक सजेस्टिव एक समझने के आपको एक बुक दे दी गई है, जितनी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती हैं वो आप मेन चीज आपका मेंटल अप्रोच, आप कितना ग्रो हुए हैं पढ़कर, कुछ नॉलेज बेस आपका कितना इनहेंस हुआ है। एक्चुअली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हमेशा वो चीज टच की जाती है, ये बात जहन में रखिएगा। तो आपने यहाँ से कुछ सीखना है, कुछ पढ़ने के अलावा साथ साथ कुछ अपने प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करना है, कि कम से कम आप बिजनेस लॉ पढ़ के ना, इन शॉर्ट कम से कि अगर मैं ये कहूँ कि गलत ना होगा कि यार कम से कम आपको कंपनीज इनकॉर्पोरेशन के मेथड आ जाए कि यार कंपनीज कैसे कैसे रजिस्टर्ड होती हैं, कुछ बिजनेस टर्मिनोलॉजी नॉर्मल लाइफ में जिस तरह हम रेंट पे घर वगैरह लेते हैं, कुछ आपको टर्मिनोलॉजीज का पता हो कि अगले पर्सन से कम डिस्कस आप करें कि यार आपने ये क्यों किया है, कौन सा स्टाम्प पेपर है, कैसे है, कितने का लगा, कैसे ये इन्फोर्सेबल हो गया, इसमें डेट मिसिंग है, इसमें ये मिसिंग है। कम से कम कहते हैं ना, कम से कम आप आधे तो लॉयर बन ही जाए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 15 to 20% के हिसाब से ये 25% भी हो सकता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका पूरा है, कंप्लीट आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तमाम इसके टाइप्स होंगे आपके विषय यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे लेंथी वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है, विद रिस्पेक्ट टू अगर वेटेज देखे तो ये बहुत लेंथी है, लेकिन हमने यहाँ पर सारी चीजें हमने कवर करनी है। इस तरह सेल ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ गुड्स आपका सिलेबस का पार्ट है, लेकिन आपकी बुक का पार्ट, इस बुक का पार्ट आपका नहीं है, लेकिन जब हम ये पढ़ेंगे आपके साथ में बुक में शेयर कर दूंगा, उसे हम पढ़ेंगे और वही आपने यूज करनी है। पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट क्या हम पढ़ेंगे यार, पार्टनरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, पार्टनर्स और कंपनीज में डिफरेंस क्या होते हैं, कब कब पार्टनर्स होते हैं, कहाँ तक उसकी लिमिटेशन है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये हम उसमें पढ़ेंगे। ये 10 to 15% है। और विद रिस्पेक्ट टू जितने भी वो गाइस हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, वो यही कहते हैं कि यार पार्टनरशिप एक्ट जो है ना बड़ा ईजी है। देखिए एक होता है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना कि पेपर बस पास हो जाए, और एक होता है कुछ आपको नॉलेज के तरह कुछ गेन करके जाना। तो जब नॉलेज गेन होता है तो पेपर जो है ना ऑटोमेटिकली पास हो ही जाता है। यहाँ पर वो नहीं है कि यार प्रैक्टिकल नॉलेज होगा आपका तो पेपर बुक में जो रटा मारा हुआ है ना, जो बुक में लिखा हुआ है हमने वही छापना है या वही चीज आनी चाहिए, अदरवाइज BCom का पेपर पास नहीं होगा। तो ये बातें BCom के लिए बेहतर है, ICOM के लिए बेहतर है, लेकिन यहाँ पर नहीं होती। ये सब प्रोफेशनल डिग्री में बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर ये चीजें नहीं होती हैं। और जब आप प्रोफेशनल एक अकाउंटेंट बन रहे होते हैं, अकाउंटेंट का आज तक आपने नाम सुने कि यार बस प्लस माइनस ही होता है, प्लस माइनस ही होता है। कभी आप लोगों से किसी अच्छे अकाउंटेंट से जब आप मिलें, उनकी प्रोफेशनल जजमेंट जो होती है वो बड़ी बेहतरीन होती है। कहते हैं ना अकाउंटेंट की जो वो कहते हैं ना कि जजमेंटल अप्रोच, और एक और हम वर्ड लेते हैं अकाउंटेबिलिटी, एक्चुअली कि प्लस माइनस नहीं होता, एक्चुअली वो जजमेंटल कर रहा है कि एक्चुअली ये कहाँ पर फिट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। उनकी जजमेंटल अप्रोच इसी वजह से अच्छी होती है, वो प्लस माइनस नहीं सिर्फ कहते हैं, इस अकाउंटेंट का मतलब प्लस माइनस नहीं होता। तो आपकी जजमेंटल अप्रोच इन्हीं चीजों की वजह से होती है, क्योंकि आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। इसी तरह आपका कंपनीज एक्ट होगा, कंपनीज एक्ट में पूरे का पूरा आपका एक्ट नहीं है, सिर्फ का पर्पज है एक शेयर्स का कुछ टॉपिक है, कंपनीज इंफॉर्मेशन के अबाउट है, कंपनी फॉर्मेशन के अबाउट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कुछ ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स हम पढ़ेंगे, और मीटिंग्स वगैरह की कुछ चीजें वगैरह उनकी चीजें हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट ऑन एक टॉपिक होगा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी आपका पूरा नहीं है, सिर्फ पब्लिक कंपनीज कब कैसे होंगे उनका कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लिस्टेड कंपनी का कुछ स्टिक टू द ये पर्पस है। इसमें 10 to 15% है। अच्छा, ये 40 to 50% जो कंपनीज एक्ट है, और विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस बिजनेस लॉ के निस्बत कंपनीज एक्ट टू मच इजी है, इन सिंपल। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फिर भी कुछ कहते हैं कंसेप्ट्स हैं कि यार क्यों किया गया है ये। कंपनीज एक्ट में तो आपने कंपनीज के बारे में पढ़ना है कि जो SECP ने रूल डिफाइन कर दिया है वो आपको करना ही करना पड़ेगा। इसमें सीधी सीधी टिपिकल बुलेट्स के फॉर्म में हर चीज है, मैक्सिमम बुलेट्स के फॉर्म में है, तो ये इजी है और इसमें मैक्सिमम वेटेज भी है। और मैं डायरेक्ट कंपनीज एक्ट में मैं इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि जब तक आपको चीजें पता नहीं लगेंगी कि एक्चुअली बिजनेस लॉ एक्चुअली लॉ है क्या, तो कंपनीज एक्ट पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा इस वजह से। सबसे पहले तो आपको कुछ लीगल सिस्टम का हम इसी स्टेप में हमेशा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लीगल सिस्टम के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अबाउट कुछ पढ़ेंगे, फिर हम इंशाल्लाह आएंगे पार्टनरशिप पर,
फिर हम इंशाल्लाह आएंगे सेल ऑफ गुड्स पर, फिर हम एंड पर हम कंपनीज एक्ट और कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पे हम आएंगे इंशाल्लाह। सबसे ज़्यादा वेटेज कंपनीज एक्ट की है, कुछ स्टूडेंट ये है कि नहीं यार जिसके ज़्यादा वेटेज है उस पर फोकस करो। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो वेटेज दी हुई है आप ये नहीं कह सकते किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की यार रिजेक्ट होगी। इस तरह आपके टोटल 100 मार्क्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू है तो कहा जाता है कि यार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट अगर ये दोनों चीजें भी आप कर लें तो पेपर कम से कम आपका पास हो सकता है। लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि यहाँ पर पेपर पास आप लोगों ने नहीं करना है, कुछ नॉलेज भी गेन करना है। नाउ हम एक प्लान डिस्कस कर लेते हैं। आपका सबसे पहले जो अगर टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ द पाकिस्तान लीगल सिस्टम, उसमें आपका कुछ सोर्सेज ऑफ लॉ हम डिस्कस करेंगे, कुछ प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन एंड लीगल सिस्टम में। ये इंशाल्लाह जो सोर्सेज ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान है, कुछ सोर्सेज के बारे में बात की गई है, इसमें दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ लॉ हो गया। देखें लॉ किसी से भी डिफाइन कर सकता है, कोई आपका हिस्ट्री से भी डिफाइंड हो रहा होता है, कुछ डिसीजन मेकिंग भी हो रही होती है उससे भी आपका लॉ बन रहा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको लॉ के अंदर नहीं मिलती हैं। डिसीजन कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कुछ जज की कहते हैं ना मेंटल एक अप्रोच पे भी डिफाइन करता है, सिचुएशन को देखते हुए भी डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो खैर हम वो एलैबोरेट मजीद हम करेंगे। डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये हम इंशाल्लाह आज ही क्लास में कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आज ही हमारा कवर हो जाए। स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, टाइम हमारे पास शॉर्ट भी होगा, ज़्यादा भी है और कम भी नहीं है। थर्सडे एंड फ्राइडे हमारे 2 दिन से हम लेक्चर हुआ करेंगे एंड 2 आवर्स के हैं, तो टाइम हमारे पास कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। तो कोशिश करना है साथ साथ पैरेलल करना है, और कम से कम जो चीज़ लेक्चर में पढ़ाई जाए वो कहते हैं अपने कम से कम घंटा या आधा घंटा निकाल कर उसको एक बार नज़र ज़रूर डालिएगा उस पर, ताकि वो चीज़ें रिवाइज हो जाएं। आप पढ़ते हैं कि यार लेक्चर लेने के बाद 2-4 दिन बाद आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी स्किप हो रही होती हैं। देखें जब टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो कम से कम वो कहा जाता है कि 20-25% आपको गेन हो रहा होता है जो टीचर समझा रहा होता है। एक्चुअली टीचर की जो बातें होती है, छोटी छोटी एग्जांपल जब हम कोड करेंगे, मैं कोड करूंगा, वो जो बातें होती हैं वो ऐसी लिंक्ड होती हैं कि यार आपको इजी वे में याद हो जाता है। साथ साथ आप नोट्स बनाएं, साथ साथ कुछ आपके साथ वैसे है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम शेयर कर देंगे वैसे तो, लेकिन कोशिश करें साथ साथ नोट्स बनाते रहें। ये नोट्स जो होते हैं आपको फ्यूचर में भी बड़ी हेल्पफुल होती हैं। एंड नाउ इंशाल्लाह नेक्स्ट का प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन कि एक्चुअली लॉ बनता कैसे है, आपका ऑर्डिनेंस कैसे बनता है, ऑर्डिनेंस पास कैसे होता है, लॉ कैसे एक बन जाता है, उसका हम प्रोसीजर देखेंगे कि कौन इशू करता है। आज तक आपने सिर्फ नाम ही सुने हैं, असम्बली में होता है, इजलास होते हैं, ये हम सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लीगल सिस्टम इन पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान में लीगल सिस्टम कौन सा चल रहा है, फिर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कोर्स ऑफ पाकिस्तान की सूरत में, और फिर हम उसके पढ़ेंगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कुछ अल्टरनेट डिस्प्यूट एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज वगैरह हम चीज़ें पढ़ेंगे। ये हम इंशाल्लाह फ्राइडे की कल की क्लास में 30 जुलाई कल हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। नेक्स्ट ऑन आपका मेन जो लॉ का आपका जो पार्ट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले तो आपको कुछ कम्युनिकेशन, ऑफर, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन और प्रपोजल, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की क्लास में थर्सडे 5 अगस्त को हम ये कवर कर लेंगे। इसमें हम इंशाल्लाह कम्युनिकेशन के अबाउट वाइडेबल एग्रीमेंट्स, वैलिड एग्रीमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह वहाँ पर कवर करेंगे। इसी तरह कुछ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स होंगे, ये हम इंशाल्लाह उसी क्लास में हम 5 अगस्त की क्लास में हम ये कवर कर लेंगे। उसके बाद जो एग्रीमेंट्स की कुछ टाइप्स होंगी, वाइड एग्रीमेंट, ये जितने टॉपिक लिखे हैं मैक्सिमम ये चैप्टर्स ही हैं आपके। हर चैप्टर में कोई ना कोई आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके कवर किए गए हैं। इसी तरह आइडेंटिफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइडेबल एंड वैलिड एग्रीमेंट्स, ये हम इंशाल्लाह फ्राइडे की क्लास में नेक्स्ट वाली में करेंगे। इस तरह कुछ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कंटीजेंसी पर डिपेंड कर रहे होते हैं, होने या ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उस तरह के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कि यार फ्यूचर में देखें, फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्शन के होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग के अगर मैं कंसर्न से मैं बात करूं, किसी ने एक ऑर्डर बुक किया, परचेज ऑर्डर बुक कर दिया, ये फलां तारीख को मुझे इतनी गंदम चाहिए, कोई भी मिस हैपनिंग हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, वो गंदम दे सकता है, नहीं दे सकता, वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फ्यूचर की बेसिस पर, कंटीजेंसी की बेसिस पर। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के अबाउट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, उस केस में क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते,
वो हम चीज़ को डिफाइन करेंगे। इसी तरह आइडेंटिफाई द करैक्टरिस्टिक्स, वो उस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एक्चुअली कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होते हैं, कब कब हम कॉन्ट्रैक्ट को कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, कुछ उसके अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द कंटीजेंटी कॉन्ट्रैक्ट, अंडरस्टैंड इसकी डिफरेंस आएंगे बिटवीन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजिंग एग्रीमेंट। वेजिंग एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं कुछ फ्यूचर पे गेम, जिस तरह हम कहते हैं ना वेजरिंग एग्रीमेंट, इन शॉर्ट बेट वाले। नॉर्मल लाइफ में जिस तरह हम गेम वगैरह कुछ कर रहे होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी फ्यूचर पे डिपेंड कर रहे होते हैं, कुछ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी। लेकिन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं कि वैलिड होते हैं, वेजिंग एग्रीमेंट कहते हैं वाइड होते हैं। ये हम इंशाल्लाह थर्सडे की क्लास में हम पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पर हम कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस एंड टाइप, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इसी तरह कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी जॉइंट, कुछ रेसिप्रोकल वगैरह, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होंगी, कुछ उसकी टाइप्स होंगी कि यार रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ द पेमेंट हम कब कब कैसे कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई द एसेंशियल ऑफ द वैलिड टेंडर। इसमें कुछ जाहिर बात है कुछ परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही होती है कि उसमें हम फिर टेंडर का भी पढ़ेंगे कि यार एक वैलिड टेंडर के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होना जरूरी है, उसमें से एक भी मिस हो सकती हैं तो आपका वैलिड टेंडर नहीं कहलाएगा। टेंडर आपने कॉमन लाइफ में किस किस ने पर्सन ने टेंडर का लफ्ज सुना हुआ है, या किसी ने पहले टेंडरिंग की है तो कोई मुझे टेक्स्ट में वैसे बताए जरा, कोई किस किस को टेंडर के अबाउट पता है कि टेंडर क्या होता है। जी बारिया, बारिया आपको आवाज आ रही है? जी अशर, टेंडर्स एंड कंस्ट्रक्शन। नहीं, नहीं जरूरी नहीं है कंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू ही टेंडर क्रिएट हो, इट्स नॉट कम्प्लीमेंट्री। टेंडर टेंडर होता है, वो टेंडर ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी मोस्टली। हाँ एग्जांपल आप दे सकते हो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी भी टेंडर आपकी शो वगैरह करती हैं। इन शॉर्ट आप वो कह सकते हो कि जिसको हम नीलामी का लफ्ज लिया जाता है, ऑक्शन का भी लिया जाते हैं कि चीजें वगैरह। लेकिन मोस्टली जो है हमारे पाकिस्तान में टेंडर जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं कि वो टेंडर हमने विन कर लिया है, हमने लॉस कर दिया है, बहुत सारे बिजनेस टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम कहते हैं अदर फर्दर डिफाइंड टेंडर, हम उसके एक्सप्लेन पढ़ेंगे। वैलिड टेंडर की आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, ये हम इंशाल्लाह यहाँ तक जो है ना ये चारों टॉपिक हम इंशाल्लाह 13 अगस्त को हम कवर करेंगे। उसके बाद है कुछ आइडेंटिफाई द फैक्टर्स व्हिच मे अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ हम फैक्टर पढ़ेंगे जो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहे होंगे। लाइक जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल की, कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है कि यार वेट जो है ना वो गंदम प्रोवाइड नहीं कर सकता या उसका ऑर्डर फुलफिल नहीं हो सका, फिर हम उसमें डिपेंड करेंगे यार परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे इफेक्ट जो पड़ते हैं उसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जो कि वैलिडिटी में शुमार होते हैं। फिर हम कुछ अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द रूल्स रिलेटिंग टू द जॉइंट एंड रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस, कि यार जॉइंट किसी ने परफॉर्मेंस दे दी है कि एक पर्सन नहीं कर सकता उसकी जगह पे दे दी है, दो बंदों ने मिलकर वो परफॉर्म किया है ऑर्डर, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, वहां पर हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन ऑफ द पेमेंट। इसी तरह जिस तरह हम जॉइंट परफॉर्मेंस की बात की है इसी तरह हम पेमेंट भी करेंगे। अगर वो उनसे ऑर्डर फुलफिल कर दिया है एडवेंचर इनको म्यूट कीजिएगा। फवाद असलम एक्चुअली मेरी तरफ से म्यूट नहीं हो रहे हैं टेक्निकल एरर की वजह से। डिस्टॉर्शन वॉइस हो रही है।
अस्सलाम वालेकुम सर, ये म्यूट का थोड़ा सा इशू आ रहा है काइंडली। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये डिस्टॉर्शन क्लियर हुई है आप लोगों को? अब सही है आवाज सबको? ओके नेक्स्ट हम कहाँ पर थे? जी, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स व्हिच मे अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई रूल्स रिलेटिंग टू द जॉइंट एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ भी मिसहैपनिंग अगर आपकी ऑर्डर में फुलफिल करने में होती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो पेमेंट होंगी वो कैसे हम अप्रोप्रिएट करके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अबाउट हम पढ़ेंगे। फिर एक्सप्लेन द असाइनमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसकी हम चीजें पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को असाइन कैसे कैसे किस तरह करना है, ये हम इंशाल्लाह 19 अगस्त को हम कवर कर लेंगे। कोशिश करेंगे हम इसी प्लान के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम इसी तरह हमने चलना है। अगर कोई भी मिसहैपनिंग दरमियान में अगर होती है तो वो इंशाल्लाह कुछ नहीं पता है फ्यूचर का, तो इंसान को कोशिश हम करेंगे इसी प्लान के अबाउट ना इसको हम कंप्लीट करें, ताकि आपके पास एंड पर मार्जिन मैक्सिमम बच जाए रिवीजन का, मॉक टेस्टों का, मॉक एग्जाम का और एग्जाम की फुल तैयारी करने का, ताकि आपकी डिस्कशन का भी टाइम बच जाए, एक रिवीजन के सेशन भी हमारे पास आ जाए। नेक्स्ट वन होगा सर्टेन रिलेटिव्स रिजेंबलिंग दोज रिलेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ चीजें हम करेंगे उसकी रेमेडी हम बातें करेंगे कि यार बाज़ औक़ात कोई परफॉर्मेंस वगैरह अगर नहीं हो पाती, उसके अगेंस्ट में कोर्ट्स ने, उसके अबाउट में जो लॉ ने जो रेमेडीज डैमेजेस जो क्रिएट किए हुए हैं उसके अबाउट हम पढ़ेंगे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कंप्लीट नहीं हो पाता या जानबूझकर कोई इंटेंशनली ब्रीच करता है या अनइंटेंशनली कोई ब्रीच हो जाता है, उसके अबाउट हम पढ़ेंगे। वो हम इंशाल्लाह 20 अगस्त को 2021 को हम पढ़ेंगे। इसी तरह नेक्स्ट होने का ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसके हम रूल्स अबाउट पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग द रूल्स रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ द डैमेजेस, कि किसके बारे में कितनी कितनी अमाउंट को डैमेजेस हमने क्लियर किए। अच्छा, यहाँ पर मैं क्लियरिटी करता चलूँ, इसमें कुछ कंपनी लॉज में भी हम कुछ फाइन वगैरह पढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ डैमेजेस भी है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक नहीं होगी। आपने हर केस का डिफरेंट भी कुछ केसेस के होते हैं लॉ के अंदर, तो मैक्सिमम डिफरेंट किए हुए केस के केस में कितने डैमेजेस होंगे, क्या होगा, कितने रुपीज में है या किसी भी फॉर्म में है, तो इतने मैक्सिमम यहाँ पर अवेलेबल। जो यहाँ पर एक न्यूट्रल कुछ डैमेजेस हमने बताए होंगे, किस केस में ये डैमेजेस होंगे, इसकी केस में ये डैमेजेस होंगे। अमाउंट की जहाँ पर बात है वहाँ पर मैक्सिमम कंसर्न आपने नहीं रखना है, आपने क्राइम नहीं करना है कि 2-4 का रख लिया तो ठीक है। मैक्सिमम डैमेजेस अगर रुपीज की फॉर्म में अगर फाइन वगैरह लगा रहा है, वो इतना आपको वेल करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैमेजेस हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग द रिमोटनेस ऑफ द डैमेजेस वो हम पढ़ेंगे। ये इंशाल्लाह हम 8 अगस्त को हम ये कंप्लीट कर लेंगे, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक। नेक्स्ट वन है कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग द इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये आपने कुछ कॉमन लाइफ में वर्ड सुने होंगे, गारंटी का, प्लेज का आपने नाम सुना होगा और एजेंसी का भी नाम सुना होगा। हम इसके बारे में मजीद कुछ इलैबोरेट करेंगे कि यार इंडेमनीफाई कौन कैसे किसको करेगा, गारंटी के केस में हम कौन, एक बंदा अगर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व हो जाती है, 2 पर्सन आपस में कोई जानते नहीं है, तो थर्ड पर्सन एक आके दरमियान में मीडियम एक वे में वो गारंटी देता है, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कुछ बेलमेंट होंगे, इसमें एक बेलर होगा, बेली होगा, सेकंड पर्सन जिसके नाम पे रखवाए। कुछ प्लेज होंगे कि यार किसी ने अगर रखवा दिया है, प्लेज का तो आपने मॉर्गेज का जिस तरह नाम शाम सुने होते हैं अपने कॉमन लाइफ में, उसके हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कि यार आपकी एक प्रिंसिपल होगा, उसका एजेंट होगा, उसका नुमाइंदा होगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इस तरह हम इंडेमनिटी, उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, डिफरेंशिएट दोनों के दरमियान में क्या होता है, और पार्टीज इंडेमनीफाई इंडेमनिटी की कौन कौन से पार्टीज होते हैं उनको क्या कहते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अबाउट भी ये हम इंशाल्लाह 27 अगस्त को हम ये कवर कर लेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर जस्ट अ मिनट, 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, हम कहाँ पर थे? ओके, डिफरेंशिएट हमने यहाँ पर ये चीजें पढ़ी थी, डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इंडेमनिटी।
पहले हमने पार्टीज को पढ़ लिया था, उसमें डिफरेंशिएट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ऊपर भी वैसे रिपीट किया हुआ इन्होंने ये लर्निंग ऑब्जेक्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और यहाँ पर भी खैर रिपीट हो गया। एनीवेज नेक्स्ट होने उसकी राइट्स होंगी, कुछ इंडेमनिटी होल्डर की उसकी राइट्स होंगी, कुछ लायबिलिटीज होंगी, इसी तरह गारंटी की होंगी, उसमें एसेंशियल्स की हम बातें करेंगे, आइडेंटिफाई द एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये हम इंशाल्लाह 2 सितंबर 2021 को हम थर्सडे को ये कवर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका टॉपिक आता है वो अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ गारंटी। अच्छा यहाँ पर बताते चलो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं बात करूँ, जब मैंने एक लॉ को मैं करा हुआ था तो सबसे थोड़ा सा ना लेंथी और इसको कहते हैं ना गंदा कोई चैप्टर होता है वो यही है था, एक इंडेमनिटी एक गारंटी, बड़ा खुश्क से एक दो चैप्टर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, बाकी सारा कॉन्ट्रैक्ट जो आपका मजे वाला है। अगर आप कुछ एग्जाम्पली कोड कर टिपिकली लैंग्वेज से हटकर क्रैम की कहते हैं ना बुकिश नॉलेज से थोड़ा सा हटकर एग्जाम्पली जब कोड करेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, यार एक्चुअली नॉर्मल लाइफ में ये टर्मिनोलॉजी इस तरह होती है। देखे ना इसका वैसे भी लेंथी है 2-3 टॉपिक, लेकिन टोटली बहुत लेंथी है इसका। अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ गारंटी, और ये गारंटी इंडेमनिटी ये बड़ा मिक्स होने के चांसेस होते हैं, तो क्लैरिटी रखनी है, डिफरेंशिएट रखना है दोनों के दरमियान में। ये बहुत सारे केसेस जैसे आपको लग रहा होगा ये गारंटी वाला लेकिन वो इंडेमनिटी वाला होता है, बहुत सारे केसेस बेलमेंट, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इसी तरह प्लेज के। इस तरह आगे हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ गारंटी, स्पेसिफिक, कंटेनिंग एंड रेवोकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी। इस तरह डिस्क्राइब द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द श्योरिटी, जो दे रहा होता है गारंटी की, मैं श्योर कर रहा हूँ कि ये बंदा कभी भाग नहीं जाएगा, ये बंदा आपके पैसे देगा, वहां पर कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द श्योरिटी के हम पढ़ेंगे। और एक्सप्लेन हाउ इज द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। फॉर एग्जांपल ए ने बी को, अगर मैं यहाँ पर भी एग्जांपल लूँ, अगर हम स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अनीस ने अशर को कुछ पेमेंट दी, और अनीस और अशर आपस में जानते नहीं, लेकिन अनीस उस पर्सन को जानता है जो कि पैसे दे रहा है, अशर को जानता है, तो अशर ने एक अनीस के बिहाफ पर थर्ड पर्सन को पैसे दे दिए, तो यहाँ पर जाहिर बात है अगर उसने पैसे वापस कर दिए, उसने श्योरिटी यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाती है। इसके हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे, ये हम इंशाल्लाह अंडरस्टैंड द रूल्स रिलेटिंग द इंडेमनिटी गारंटी एंड इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम मजीद पढ़ेंगे, हम इंशाल्लाह फ्राइडे की क्लास में कवर कर लेंगे 3 सितंबर को। जहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट में अभी आप देखो कि ऊपर से भी आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा जो खुश के आपका थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा हमें टाइम टेकिंग होगी, क्लैरिटी हम करेंगे, बाकी कोई इजी कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, सब इजी है, लेकिन फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि बुकिश नॉलेज की तरफ मैक्सिमम ना रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कॉमन लाइफ की एग्जांपल, और आपकी इस बुक में बहुत सारी एक एक टॉपिक पर बहुत सारी एग्जांपल कोड की है, किसी को ना समझे आपको प्रैक्टिकल चीजें भी साथ समय दिखाता रहूंगा ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी थोड़ा सा इनहेंस हो कि कॉमन लाइफ में कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका खत्म हो जाता है, यू कैन से दैट कि अगर आप देखें तो 20 मार्क्स का ये और 10 मार्क्स का आपका ये, तो ये चीजें आपकी कवर हो जाती हैं, एटलीस्ट 25 to 30% का आपका पेपर जो है वो आपका कवर हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू वेटेज। नेक्स्ट वन आपका आता है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट सारे बाकी चैप्टर इसके बहुत सारे इजी होते हैं कि सिंपल इज दैट, पहले हम इसका स्कोप और डेफिनेशन पढ़ेंगे, यार पार्टनरशिप का टर्म्स एक्चुअली कहता क्या है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, नेचर ऑफ कुछ पार्टनरशिप हम पढ़ेंगे कि यार पार्टनरशिप की नेचर होती क्या है, किस तरह ये क्रिएट होती है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप, द मोड ऑफ द डिटरमिन एग्जिस्टिंग ऑफ द पार्टनरशिप। मोड्स हम पढ़ेंगे कि यार पार्टनर्स कब कब कौन कौन कैसे कैसे किस तरह बन सकता है, माइनर बन सकता है कि नहीं बन सकता, मेजर कब बनेगा, अगर मेजर डेथ हो जाती है तब उसके पार्टनरशिप डेट का क्या होगा, कैसी किस चीजें बनती है, एक इसके दरम्यान में देखिए अल्टीमेटली ना कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं हिट हो रहा होता है। इसी वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट को हम पहले से इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए, कहीं पर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट सेशन में कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड आए तो आप लोगों को क्लियर हो कि एक्चुअली ये वाकई हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चीजें पढ़ी हुई हैं। यहाँ पर हमने सेल ऑफ गुड्स को थोड़ा सा मिस कर दिया, पहले पार्टनरशिप को कर लेते हैं देन हम उसके सेल ऑफ गुड्स की तरफ आते हैं। इसी तरह आगे हमने म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, उसके म्यूचुअली के सारे पार्टनर, एक पार्टनर या मोर देन वन पार्टनर्स हैं तो उसके राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स की क्या क्या होंगी, यहाँ पर हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे। एक पर्सन की दूसरे पर्सन भी क्या पार्टनर्स हैं,
कि ओवरऑल रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, कब कब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का कैसे वो लाइबल होता है, उनके राइट्स वगैरह क्या होंगे, कौन पर्सन कितनी हद तक लाइबल होगा, कितनी हद तक उसके राइट्स हैं, वो हम चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम थर्सडे की क्लास में ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टीज। फॉर एग्जांपल एक फर्म है, आपने फर्म्स के नाम सुने होंगे, या पार्टनर्स मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो थर्ड पार्टीज के साथ क्या रिलेशन होगा, एक पर्सन बाउंड होगा, एक पर्सन कितनी हद तक लाइबल होगा, ओवरऑल फर्म होगी या जॉइंट पार्टनर जो होंगे वो सारे के सारे लाइबल होंगे, ये हम वहां पर जाके एलिबरेट करेंगे कि डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर विद थर्ड पार्टीज। इसी तरह आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी का एग्जांपल अगर हम कोड करना चाहें इम्प्लाइड, अच्छा यहाँ पर जी अपना जो बीकॉम से थे वो क्या नाम था उनका, जी अनीस, अनीस कोई आइडिया है आपको इम्प्लाइड का, इम्प्लाइड के वर्ड का? ओके, नीड एन इमरजेंसी। और किसी पर्सन का कोई आइडिया हो, किसी ने नाम सुना हो कॉमन लाइफ में कि इम्प्लाइड हो गया काम या? जी अच्छा, ओके BSH, ये BSH स्टैंड फॉर, लेकिन कोशिश करें नाम से ना अपने नाम में रजिस्टर हो, ताकि एडमिन डिपार्टमेंट को भी क्लैरिटी हो कि किसकी अटेंडेंस कहाँ पर कितनी है, नाम से अपना लिखा करें। ओके, गोज विदाउट सिंग, दैट्स गुड। ये आरिफ ने कह रहे हैं कि इट गोज विदाउट सिंग। देखें इसका अगर हम अच्छा किसी और पर्सन से भी आएंगे, जी बारिया, इम्प्लाइड आप क्या कहती हैं? इम्प्लाइड का वर्ड, जी राना फैसल, शंबर ये कह रही है अंडरस्टूड मीन थ्रू कंडक्ट एंड सिग्नल। ओके गुड, वही होता है विदाउट सिग्नल। देखें कभी किसी ने हमारे शादी के वर्ड में हम लोग कहते हैं कि यार कोई बंदा चुप में भी हाँ होती है, खामोशी में भी हाँ होती है, तो इम्प्लाइड का मतलब यही होता है कि यार कुछ आप अपनी लैंग्वेज से, सिग्नल से, कोई अथॉरिटीज कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि इम्प्लाइडली आपका अंडरस्टूड हो जाता है कि यार ये काम हो गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो दैट इज कॉल्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी भी होते हैं, इसी तरह इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ आपके कहते हैं कि एक्शन से कुछ आपकी ऐसी परफॉर्मेंस हो जाए कि आपकी अथॉरिटी अल्टीमेटली हिट कर जाए कि ठीक है उसने काम कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक पर्सन का डेजिग्नेशन है एक अकाउंट्स मैनेजर का, उसकी अप्रूवल दी हुई है कि यार आपने अकाउंट्स वगैरह को देखना है, ये चीजें वगैरह देखना है, पैसों का जो हिसाब होता है वो आपने देखना होता है। जाहिर बात है फाइनेंस के पास इन और आउट हो रही होती है कैश की। कोई बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक फाइनेंस की पोजीशन पे पर्सन अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है वहां पर आपका मैनेजर अकाउंट्स अवेलेबल होता है, तो मैनेजर अकाउंट्स ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंस वो डिसीजन मेकिंग लेते हैं कि अगर डिसीजन मेकिंग ना हो तो आपको क्या हो जाए, कंपनी को नुकसान हो जाता है। कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होंगी उसके बिहाफ पर उसने डिसीजन मेकिंग, और बाद में क्या होगा आपके इन शॉर्ट ऑनर ने वो क्या एक्सेप्ट कर लिया कि यार इसने ठीक है, अगर इसने नुकसान हो जाता है और वो चुप रहा कि यार ठीक है आपने कर दिया तो कोई इशू नहीं है। तो दैट इज का कुछ कहते हैं कि आपके एक्शन से कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटीज आपकी हो जाती है। इसी तरह पार्टनर्स भी हम बात करेंगे कि इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर इन रिलेशन टू द थर्ड पार्टीज। इसी तरह पार्टनर्स की अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, मोड, ये सारे आपके मोड है कि जहां पर इम्प्लाइड अथॉरिटी आप यूज करते हैं ज्यादातर। कोई इमरजेंसी के केसेस में देखें, जिस तरह इमरजेंसी के केस है कोई पर्सन अवेलेबल नहीं था, फाइनेंस वाला इतने पर्सन आता और डिसीजन मेकिंग, फॉर एग्जांपल कोई और टेंडर विन कर जाता, अगर उसकी जगह पर वो उसने डिसीजन मेकिंग ना ली होती और कंपनी को लॉस हो जाता, तो सिंपल इज दैट इज इमरजेंसी केस, तो यू कैन टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट।
सो इट्स इम्प्लाइड अथॉरिटी उसने यूज की है। इस तरह पार्टनर में हम करेंगे मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू द बाइंड टू फर्म के उसके एक्ट ने अपनी उसकी फर्म को क्या कर दिया, बाइंड कर दिया कि हाँ ये टेंडर अब आपने पूरा करना है ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंस। उसने डिसीजन मेकिंग तो ले लिया ऑब्वियसली, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा था, एक कंपनी को, एक फर्म को डिपेंड कर रहा था। तो इसी तरह फैक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर क्या होगा, फैक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग अ पार्टनर, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर और फैक्ट्स ऑफ द फर्म एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म विद wrongful acts of the partner, misapplication of by partner, principle of holding out in given in situation। ये सारी सिचुएशन हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। Identify and explain the rights and restriction of the transferee of a partner in trust। इसी तरह identify and explain the rights and duties of the minor admitted to be benefits of the partners। देखें ना आपने कॉमन लाइफ में पढ़ा होगा माइनर माइनर माइनर, आपने कहना है कि जो एट द एज ऑफ मेजॉरिटी ना पहुंचो, हमारे पाकिस्तान में 18 इयर्स को कहते हैं कि 18 साल को हो जाए तो एज ऑफ मेजर की तरफ वो पहुंच जाते हैं। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह फ्राइडे सितंबर वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। जो सेल ऑफ गुड्स को हमने छोड़ा हुआ था, सेल ऑफ गुड्स देखें इस बुक का पार्ट नहीं है, लेकिन साथ में आपको बुक में इशू कर दूंगा। वैसे इसमें हमारे बुक में नहीं दिया हुआ। इसमें हम चीज़ें जो सिलेबस हैं वही हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कि यार एक्चुअली सेल ऑफ का बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन हम उसकी पढ़ेंगे, सर्टेन टर्म्स की, इसी तरह ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर ऑफ द टाइटल, मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो हम चीज़ें पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देखो ये परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आई है, कुछ यहाँ पर मिलता जुलता, ऊपर जो आपने परफॉर्मेंस में पढ़ी होंगी आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैक्सिमम चीज़ें वही हम टच में होंगे जो कि वहां पर ऊपर हमें कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगी, और यहाँ पर भी वही चीजें अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हिट हो रही होंगी। इस तरह डिस्टिंक्शन ऑफ द सेल फ्रॉम अनदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट, ये हम पढ़ेंगे। ये हम इंशाल्लाह थर्सडे की क्लास में सितंबर, मतलब कि पार्टनरशिप एक्ट, ये माइट भी पॉसिबल इंटरचेंज भी हो जाएंगे, या पार्टनरशिप एक्ट हम पढ़ लें, सेल ऑफ गुड्स बाद में पढ़ें, या सेल ऑफ गुड्स पहले पढ़ लें, पार्टनरशिप एक्ट बाद में पढ़ें। इस तरह कुछ अनपेड सेलर है कि यार हमने सेल कर दिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं है, इसके राइट्स क्या क्या होंगे कि वो स्टॉपेज कर सकता है, अगले फर्दर इंक्वायरी को रोक सकता है, उसकी हाफ डिलीवरी को रोक सकता है किसी भी फॉर्म में। कि फॉर एग्जांपल अगर सेल उसकी अप टू द मार्क नहीं है, अगर क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं है, जो क्वालिटी आपने डिमांड की तो उसकी पेमेंट आप रोक ले, तो उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज कुछ होंगी कि अनपेड सेलर की। इस तरह ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर आपने किया तो उसके होंगी। इस तरह कुछ सेल ऑफ ऑक्शन की है, ऑप्शन में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसकी हम डिटेल अगर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे की क्लास में 10 सितंबर को। स्टूडेंट अजान हो जाए, यहाँ पर हम ना नमाज का एक ब्रेक ले लेते हैं इंशाल्लाह। हम आफ्टर 5 मिनट तो हमें इंशाल्लाह मैक्सिमम 10 मिनट्स के बाद विल बी राइट बैक। यहाँ पर इसको हम पास करते हैं, 7:10 पर हम वापस इंशाल्लाह रिज्यूम करते हैं क्लास को।
जी स्टूडेंट्स आ गए हैं सब? जी ठीक है जी, हम रिज्यूम करते हैं। ओके, रन ऑफ फैसल हमने सेल ऑफ गुड्स तक हमने कर दिया हुआ था, पार्टनरशिप एक्ट पे डिस्कस कर लिया था। नाउ हम एक 50% के पोर्शन हमने यहाँ पर हमने कवर कर लिया होगा, कॉन्ट्रैक्ट एट सेल ऑफ गुड्स, लीगल सिस्टम एंड पार्टनरशिप एक्ट। इसके बाद जो 50% हमारा क्राइटेरिया रहता है वो कंपनीज एक्ट में रहता है, और कंपनीज एक्ट का मैं फिर कह रहा हूँ बिजनेस लॉ के निस्बत इट्स टू मच इजी। बुलेट्स के फॉर्म में ईच एंड एवरीथिंग आपने ये एज इट इज क्रैम करनी है। टिपिकली चीजें होंगी हमारे पास, स्टेट का पर्पज होंगी, हाँ अगर हमने कंपनी इंफॉर्मेशन करनी है तो ऐसे ऐसे कंपनी रजिस्टर करनी है, अगर हमने इशू शेयर करने हैं तो हमने ऐसे ऐसे करने हैं, उसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं सेक्शन वाइज। सबसे पहले हमने कंपनीज एक्ट को डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज के हम प्रोसीजर पढ़ेंगे। देखिए हमने कॉमन लाइफ में बड़े हमने कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको पढ़ा होता है कि हाँ यार कंपनी फॉर्मेशन ऐसे ऐसे होनी है, हमने चीजें पहले नेम हमने एंटर करना है, उसके बाद मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डॉक्यूमेंटेशन होती है, एसएससी की वेबसाइट पे जाके हमने इनरोल होना है, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन पढ़ा जरूर होता है लेकिन करना किसी को नहीं आता कि यार कैसे रजिस्टर्ड होती है। कम से कम ये आपने प्रोसीजर पूरे का पूरा, और लाइफ में जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है होती भी ऐसी ही है। कम से कम आपको कंपनी रजिस्टर्ड करना तो आना चाहिए कि यार आपको पता लगे कि यार बिजनेस लॉ आपने पढ़ा हुआ है, कि कहते हैं कुछ अर्निंग भी, कुछ कंसल्टेंसी भी अगर आपको देनी पड़ेगी तो किसी को दे सकें। कोई कहे कि आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की आप स्टूडेंट है तो आपको कंपनी में रजिस्टर्ड करने पता है कि कैसे कैसे किया जाता है। कम से कम कहते हैं ना, नाम पे दबाना नहीं लगना चाहिए, वो चीज़ें कम से कम आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सारा कंपनी का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है कि कंपनी रजिस्टर्ड कैसे होती है वो हम इंशाल्लाह सारे रूल एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में एससीसीपी की ये है कि प्रैक्टिकली लाइव भी आपको बेशक मैं दिखा दूंगा कि हमने रजिस्टर्ड होते कैसे हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। हम सैंपल शेयर करेंगे कि कौन कौन सी इसमें शेयर्स होती हैं, क्या क्या पैटर्न हमने, डॉक्यूमेंटेशन हमने क्या कुछ कवर करनी होती है। ये हम इंशाल्लाह सितंबर में 23 सितंबर को ये हम ये कवर करेंगे। उसके बाद शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, अभी जैसा मैंने अभी एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर हमने पूछा था शेयर्स की टाइप्स होंगी, इसी तरह डिबेंचर्स हैं, उनके राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर, चार्जेस, मॉर्गेजेस, उस पर जो डिविडेंड वगैरह उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हम इंशाल्लाह रिलेटेड टू द नेचर, नंबर ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, डिस्क्राइब द क्लासेस एंड काइंड्स ऑफ द शेयर्स हम कुछ पढ़ेंगे। इसी तरह जिस तरह हमने क्लासेस की हमने बात की थी एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, दो टाइप्स के टिपिकली होते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इसी तरह कुछ डिस्क्राइब हम करेंगे, कुछ एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द फुली पेड शेयर्स। अच्छा, यहाँ पर फुली पेड शेयर पे अगर हम कुछ पास लें, अगर कोई बंदा मुझे बताएगा कि किसी को आइडिया हो ऑथराइज शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कभी किस के पर्सन ने नाम सुने हैं? जी, किसी ने पहले कोई आइडिया है इसके अबाउट? किसको आइडिया है? जल्दी से मुझे मैसेज में कोई कंफर्म करे या वॉइस में। जी paid up capital means money paid against share purchase. Okay, good अनीस। यही होते हैं कि देखें, एक अथोराइज शेयर कैपिटल होता है, एक सब्सक्राइब्ड होता है और पेड अप कैपिटल। अथोराइज होता है कि यार ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी की कितना आपको अथोराइज्ड हो सकता है कि यार कंपनी, जी सही बताया अपना बारिया ने भी, कि शेयर कैपिटल बाय व्हिच कंपनी प्रपोजेस टू स्टार्ट विद। अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स हैं कुछ आईसीएस जो बैकग्राउंड की अगर कहीं पर अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो तो अभी टेंशन नहीं, ये सिर्फ वो बातें हैं कुछ आइडिया क्लियर हो जाए कि चीजें होती क्या क्या हैं। बाकी हम डिटेल में जब पढ़ेंगे वहां पर आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। अथोराइज शेयर कैपिटल की लाइफ में आप कितना देखें, कंपनीज बनती हैं आपकी शेयर की बेसिस पर ही हैं, जो लिस्टेड होती हैं। आपने लाइफ में भी सुना होगा यार शेयर की ट्रेडिंग हो रही है, शेयर्स की ये सेल परचेज हो रही है,
और दुनिया का फाटेस्ट तरीन बिजनेस होता है स्टॉक एक्सचेंज का। इसमें कुछ ऑथोराइज शेयर कैपिटल होते हैं, उसमें से कुछ एप्लीकेशन जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है आप इशू कर देते हैं मार्केट में शेयर्स कि यार ठीक है ले लें, उधर से पैसा आता है। कुछ सब्सक्रिप्शन होती हैं कि आप ये इशू कर दिए, उसके अगेंस्ट में कुछ एप्लीकेशन आपको रिसीव हो जाती हैं, उन लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो एक्सेप्ट करने का है उसको हम सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल कहते हैं। उसमें से जो इनकी पैसे आ जाते हैं वो पेड अप कैपिटल, जो नहीं आते वो अनपेड अप कैपिटल आपका कहा जाता है। खैर एनीवे इसके जो अकॉर्डिंग है जो हमने पढ़ी हुई है चीज़ें वगैरह कंडीशन वगैरह, हम ये चीज़ें इंशाल्लाह हम लेक्चर में क्लैरिटी और मजीद हम एलेबोरेशन के साथ हम पढ़ेंगे। क्लासेस एंड काइंड ऑफ द शेयर्स आ गई, जो फुली पेड शेयर्स आ गए, स्टेट ऑफ द प्रोविजन रिलेटिंग टू द अल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, काइंड्स ऑफ द अल्टरेशन कि यार अगर आपने ऑथोराइज शेयर कैपिटल की क्लास को चेंज करने के आपने लाइफ में तो एक बार इंस्टीट्यूट होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में जब चीज़ आती है वो एक पेट रूल के हिसाब से होते हैं कि यार इतना ही करना है। उसमें जब अमेंडमेंट आप करेंगे तो प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ करेंगे, प्रॉपर कंपनीज एक्ट में प्रोटोकॉल्स हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन की इस तरह आपने क्लास इसकी अमेंड करनी है। लॉ की ऐसे क्लास अमेंड नहीं होती कि लिखा ठीक है चेंज हो गई, नहीं, उसके प्रॉपर प्रोसीजर होंगे। इसी तरह जब ऑथोराइज्ड होता है कि लाइफ में एक लिमिट दे दी जाती है कि आप पूरी लाइफ ऑफ द कंपनी, लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में हम इतने ऑथोराइज हैं कि आप शेयर इशू कर सकते हो मार्केट में। उसमें अगर कोई चेंज करनी पड़ जाती है तो आप पूरा प्रोटोकॉल के साथ आप लेकर चलेंगे, उसमें अल्टरेशन कैसे कैसे करेंगे। किसी भी फॉर्म में अगर आपने अल्टरेशन चाहिए होती है तो वो आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ आपने जो कंपनी रूल एंड रेगुलेशन प्रोवाइड किए हैं उसके मुताबिक करना होगा। इस तरह अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वेरिएशन ऑफ द शेयर्स और shareholder rights, demonstrate familiarity with the provision relating to the variation of the shareholder rights, state the provision with respect to the prohibition of the purchase of the own shares by the company। ये हम इंशाल्लाह ये हम फ्राइडे और नेक्स्ट थर्सडे की क्लास में हम इंशाल्लाह ये 2 डेज के अंदर ये टॉपिक हम कवर कर लेंगे। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट में देखें डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, आपके एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पढ़ेंगे कि यार it discuss all simple example like the provision with regard to the having the registered office कब कहाँ पर होगा, उसी publication of the name, penalties, non publication of the names, authorized publication, ये सारी चीजें हम जो जहाँ पर पढ़ेंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में। इस तरह डिफाइन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो भी मैं बता रहा था कि सब्सक्रिप्शन पेड अप अनपेड अप कैपिटल वगैरह, एक्चुअली शायद ये सेक्शन ऊपर वाला ही है, यहाँ पर इन्होंने शायद मिक्स कर दिया हुआ है प्रिंटिंग वगैरह में। एनीवेज स्टेट द एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंडीशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कंपनी, ये आपका यहाँ पर हम पढ़ेंगे। स्टेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन कंप्लायंस ऑफ द सेक्शन 19, स्टेट द लिमिटिंग मैटर्स एंड रिपोर्ट्स रिलेटिंग द स्टैट्यूटरी मीटिंग्स वगैरह, हम यहाँ पर मैनेजमेंट के सेक्शंस हैं। मीटिंग्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स होंगी हैं, जनरल मीटिंग्स होंगे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये खाली मीटिंग्स की कुछ टाइप्स हैं। आपने नॉर्मल लाइफ में सुना होगा मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में जो चीजें हो रही होती हैं फाइनलाइज, उसके जो वो जो एक्चुअली चीजें वो लिखने वाली जो होती हैं उसको मिनट्स का नाम देते हैं। उसकी हम रूल एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे कि यार मिनट्स कौन रिकॉर्ड करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीटिंग्स कब कब होंगी कब कब नहीं होंगी, कि जिसमें ऑडिटेड अकाउंट्स वगैरह सारी चीजें मैनेजमेंट वगैरह की डिस्कस होंगी। ये प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन जो सीसीपी ने रूल दिए हैं उसके मुताबिक कंपनी एक्ट में लिखे हुए कि सारी चीजें हम इंशाल्लाह 1 अक्टूबर की क्लास में हम ये कंप्लीट करेंगे। इट्स नॉट अ टफ, इट्स नॉट अ बिग डील, सिंपल क्रिटिकल चीजें होंगी, ये आपने करना है और ये मीटिंग्स होंगी, डेट्स आपने याद रखनी है कि कब कब होगी, फर्स्ट मीटिंग कब होगी कब नहीं होगी, ये सारी चीजें मीटिंग्स के मैटर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये मीटिंग के टाइप्स वगैरह हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और कंपनीज एक्ट में मोस्टली जो कॉमन लाइफ में यूज होते हैं, तो कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस, शेयर्स इश्यूंस का और मीटिंग्स का, ये मोस्टली फ्रिक्वेंटली जो है ना चीजें आ रही होती हैं, कॉमन लाइफ में भी यूज हो रही होती हैं आपकी विद रिस्पेक्ट टू अदर्स कंपनी। इसी तरह इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ द इंटरेस्ट, कि जब अकाउंट्स वगैरह जब आपकी चीजें वगैरह बन रही होती हैं, डिस्क्लोजर की क्या रिक्वायरमेंट होती है जब आप शेयर्स इशू कर देते हैं। डिस्क्लोजर का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, बताना। जब कंपनी आपकी बन रही है तो आपकी अपनी कंपनी नहीं होती, शेयर होल्डर्स की कंपनी होती है, यू आर द एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। अगर हम लिस्टेड कंपनी की अगर हम बात करें, मतलब कि हम जो पब्लिक लिमिटेड जिस तरह कंपनीज होती हैं, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड तो होती है ना कि आपकी अपनी ओनरशिप में है, लेकिन रजिस्टर्ड जरूर होती हैं एससीसीपी के पास, लेकिन उनकी शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं हो सकती, एससीसीपी उनको अलाउ नहीं करती है कि आप शेयर को ट्रेड परचेज करो, उनको प्राइवेट लिमिटेड होती हैं।
उसके मजीद प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। एनीवेज उसकी फिर डिस्क्लोजर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर मेरा पैसा मैंने किसी को दिया हुआ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि यार ठीक है आप बिजनेस रन करो, तो बिजनेस में जो भी सिचुएशंस होती हैं, कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टांस, कोई यूजुअल सर्कमस्टांस, व्हाटएवर, ईच एंड एवरीथिंग, राइट्स बनता है शेयर होल्डर्स का, जिसने पैसा लगाया हुआ है उसका राइट बनता है कि भाई उसको पता भी होना चाहिए। तो हम डिस्क्लोजर की कुछ हम बातें करेंगे कि क्या क्या इंटरेस्ट की हमने डिस्क्लोज करना होता है, अपने अकाउंट्स में चीजें वगैरह हमने जो बतानी होती है। डिस्कस द सिंपल, describe the condition applicable to the company for making investment in associated company and undertaking. Discuss with simple examples as to how a company can hold the investment in names other than its own names. Explain the provision requirements of the disclosure, interest by director in contract arrangement entered into by on behalf of the company. ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह 7 अक्टूबर थर्सडे को हम ये चीजें कवर कर लेंगे। उसके बाद कुछ ऑडिट की, अकाउंट्स की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स आती हैं, वो सेक्शन में दी हुई 232 257 में कि ऑडिट कब कब होना है, कब कब अकाउंट्स प्रिपेयर होने हैं, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये हमने सारी चीजें हमने पढ़नी है। डिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटेड द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय द कंपनी, प्रोविजन रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो कहते हैं कि वही बात में दोबारा कहूंगा कि घबराना नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 थिंग्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि यार आपका प्रॉफिट कितना हुआ, अगर लॉस कितना हुआ, इनकम कितने हैं, इन शॉर्ट इनकम क्या हुई और पैसे आपके गए कितने, इन और आउट, अगर आप कॉमन लाइफ में करें। उसके बाद एसेट्स आपके पास कितने कितने हैं कि यार इस टाइम पर आपका बिजनेस के जाने पर बैलेंस शीट का कॉम्बिनेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड डिस्क्लोजर्स, नोट्स टू द अकाउंट्स। ये 5 थिंग्स आपको मिलती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी वजूद में आती है। खैर इंशाल्लाह जब हम लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें मजीद क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लाइव हम आपको दिखा भी दूंगा कि डिफरेंट कंपनीज की ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट कब कब होती है, उसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, डेट्स की रिक्वायरमेंट कब होती है, ऑडिट कब तक कंप्लीशन करना होता है, फर्स्ट टाइम कब हमें कंप्लीट होगा, ऑडिटर कौन अपॉइंट होगा, कब अपॉइंटमेंट होगी, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, ड्यूटी टू प्रिपेयर डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, describe the provision relating to approval and authentication of the financial statement, can discuss the requirement of the filing of the financial statements with the registrar के पास, SCCP के पास कब हमने कोई करनी है, ये हम इंशाल्लाह 8 अक्टूबर को हम ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका ये कंपनीज एक्ट आपका खत्म हो जाता है। ये जो आपका 40 to 50% का जो वेटेज लिखी हुई थी वो यहाँ पर आपकी ये खत्म हो जाती है। उसके बाद आपका सेक्शन आता है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ये आपका सारे का सारा नहीं है, एक्चुअली ये वो होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिस्टेड कंपनीज वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं उसकी कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्पेशली जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो जो गवर्न कर रहा होता है वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है कि गवर्निंग एक बॉडी जो उसको एक कोड होता है, कहते हैं ना एक चार्टर की सूरत में जो कि इसके डिफाइन किए गए हैं। कुछ हमने यहाँ पर जो हमने सिर्फ पढ़नी है पब्लिक सेक्टर कंपनीज का पढ़ना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स 2013 के सिर्फ अच्छा खासा रूल्स हैं, लेकिन हमने क्या उसमें से पढ़ना है सिर्फ 3 to 4 पेजेस के हैं। डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कोड, उसके बारे में क्या कहते हैं, और एक्सप्लेन द कंप्लायंस ऑफ द कोड इन वेरियस सिचुएशन, जस्ट ये 2 to 3 पेजेस के हैं। इस तरह कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर लिस्टेड कंपनीज के हमने पढ़ने सिर्फ चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड 5th चैप्टर, ये एक्सप्लेनिंग द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द, इनके कंप्लायंस कहाँ पर कैसे कैसे होती है। ये इतना टफ नहीं है, ये थर्सडे को इंशाल्लाह, ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंशाल्लाह सैंपल आपको मैं दे दूंगा, जहां से हमने करना है वो आपको मैं बता दूंगा, तो वहीं से आपने ग्रुप वगैरह में आपके साथ चीजें शेयर होती रहेंगी, साथ साथ वहां से हम ये कवर करेंगे इंशाल्लाह। 5 to 10% का जो वेटेज थी आपके 10 to 15 का इंशाल्लाह हम ये एंड ऑफ द मिड ऑफ द अक्टूबर हम इंशाल्लाह ये सिलेबस हम कंपाइल कर लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं कि हम कुछ रिवीजन क्लास भी रख लेंगे, जो कि हम साथ साथ वैसे चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो हम साथ साथ करेंगे, और हर चैप्टर के एंड पर भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस बुक में। स्टूडेंट्स एटलीस्ट कहते हैं ना ज्यादा नहीं, कम से कम वो आपने जरूर करने हैं।
एग्जाम्पल सारी करनी है, और हर चैप्टर के एंड में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका जो दिए होते हैं, अच्छा जी ये सिलेबस वैसे ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है ग्रुप में, लेकिन मजीद मैं दोबारा शेयर मैं कर देता हूँ, सिलेबस भी एंड बुक भी आपके साथ, कुछ चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं। बाकी मीनवाइल जो जो चैप्टर वाइज होते रहेंगे, अगर आपको मजीद मतलब कि बुक से हट के थोड़ा बहुत सैंपल भी देने पड़े, वो मैं साथ साथ में शेयर करता रहूँगा। हर चैप्टर के एंड पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, देखिए हम कोशिश करेंगे, कोशिश के मैक्सिमम हम ईच एंड एवरी वर्ड एंड ईच एंड एवरी लाइन हम बुक की लाजमी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें सारी चीजें आपको याद करने वाली नहीं होंगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए होंगी कि यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो जाए। फिर मैं स्टूडेंट कहूँगा, इन शॉर्ट सी बात है, आपकी फील्ड एक प्रोफेशन की अगर सिग्नेचर क्वालिफिकेशन किसी आप फॉर्म में कर रहे हो ना, सिंपल सी बात है, इट्स अ बिटर ट्रूथ ऑफ द लाइफ कि व्हेन यू गेट समथिंग देन यू लूज समथिंग, विदाउट लूजिंग एनीथिंग। आप ऐसी जरूरी है कि आप कोई चीज हासिल कर सको, और कि जितनी बड़ी चीज आपको पानी होती है उतनी उसके गेस्ट में आपको देना भी कुछ पड़ता हुआ है, तो सिंपल इज दैट। यहाँ पर सिंपल है, अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की अकाउंट्स की फील्ड में, कि अगर आपकी अकाउंट्स की फील्ड में आकर इतने खुश्क हो जाते हैं कि यार ये फील्ड आपको खुश कर देती है, कहते हैं ना सिंपल ही बात, जवानी आपको देनी पड़ती है कि यार आपने जवानी पिफा को देनी है, उसके बाद आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मजीद भी अगर आप इनहेंस करते हो पिफा की बेस पे, आप सीए में एंड होते हो, तो सारी ये सिग्नेचर क्वालिफिकेशन है। और सिग्नेचर क्वालिफिकेशन किसी को ऐसे नहीं कहा जाता कि यार सिग्नेचर आपके इमेज बन जाए, सीधी सी बात है, कुछ आपको पे करना पड़ता है, और ज्यादा नहीं है, ये पिफा के कुछ साल हैं और सीए के, ये बहुत सारी डिग्री हमारे यहाँ मार्केट में, सिंपल इज दैट, पीएचडी स्कॉलर भी हमारे यहाँ बैठे होते हैं, तो टीचिंग कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, बाकी लक भी डिपेंड कर रही होती हैं, लेकिन ये कुछ क्वालिफिकेशन ऐसी हैं, कम से कम अगर हम आजकल हम जो अपनी क्वालिफिकेशन को मैयर करते हैं ना, हम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैयर कर रहे होते हैं। आपकी डिग्री की वर्थ तब पता लगती है जब आप मार्केट में जाते हैं, आपका नॉलेज इनहेंस जब हो रहा होता है ना, आप अपने सामने जब इन शॉर्ट सी बात है, जब जॉब करने जाते हैं, जो सामने आपको रिवॉर्ड मिल रहा होता है, तो वो आपकी डिग्री की वर्थ होती है, आपकी लाइफ की इन शॉर्ट। और हमेशा जितना काबिल इंसान होता है ना, उसके मुताबिक उसको अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू मिलती है। वो कहते हैं ना, पेपर पास करने के लिए ना पढ़ो, किसी ने कहा है, कोई फिल्मी को डायलॉग भी है कि यार काबिल बनो, कामयाबी खुद ब खुद आ जाती है। तो ये कुछ सालों की होती हैं। देखें इंजीनियर्स, मैं ये नहीं कहता कि यार डिग्री सारी बुरी हैं, लेकिन इंजीनियर्स देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का जिस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ पर है वो सबको पता है। हमारे यहाँ कुछ दो डिग्रीज कॉमनली कहते हैं कि एक तो अकाउंट्स की और एक आपकी डॉक्टर्स की, कि वर्ल्ड वाइड कुछ डिग्रीज आपकी जो है रिकग्निशन है, रिकग्नाइज जो आपकी होती हैं डिग्रीज, ओवरऑल वर्ल्ड आपकी रिकग्निशन कहते हैं। देखें आप यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी अकाउंट्स के पढ़ते हैं, जो भी लॉस के पढ़ते हैं, ये ओवरऑल वर्ल्ड में इसी तरह ही है। कुछ लॉ में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो अकाउंट्स के आप रूल्स एंड रेगुलेशन के ओवरऑल इसी तरह ही होते हैं। सो फिर मैं कहूँगा कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कुछ आपको पे तो करना पड़ता है, ये पे मनी के फॉर्म में नहीं है, कुछ आपने टाइम देना है, अपने कंसंट्रेशन देनी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूसरे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हो, अगर आप वो कर जाते हो उसका अपना एक स्वैग होता है, दूसरों को जेलसी में देने के लिए बहुत सिंपल इज दैट। जहाँ तक किसी स्टूडेंट का सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम स्पैन के वाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स का, तो प्लीज डिस्कस। किसी स्टूडेंट को कोई क्लैश हो कि यार नहीं सर टाइम स्पैन जो है, टाइम प्लान जो है वो टू मच जो है ना टफ है, इसको यहाँ से इस तरह करने, इस चैप्टर पे हमें ही लगना चाहिए, कुछ सजेशन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग बुक्स, रिगार्डिंग सिलेबस प्लान, रिगार्डिंग एग्जाम, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजिंग हो, तो प्लीज आस्क। अदरवाइज ये है कि फिर हम चैप्टर की तरफ थोड़ा सा सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं। जी फवाद, अच्छा जी फवाद, आपको अनम्यूट किया मैंने। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा कहना ये था कि टाइम आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा डिवाइड कर दिया, लेकिन हमें सम टाइम किसी टॉपिक पे किसी बच्चे का कोई इशू आ रहा है, या मे बी एक बच्चे को आ रहा है या दो को आ रहा है, तो हम उसको मे बी एक आधा दिन आगे भी लेके जा सकते हैं, या मतलब ये कंपल्सरी है कि हमने सिर्फ उसी दिन में वही टॉपिक क्लियर करना है?
नहीं देखें, यहाँ पर हम गवर्नमेंट तो कोई पेट रूल तो हम लेके चल नहीं रहे हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल है ये मैक्सिमम, एक कहते हैं ना प्लान तो किया जाता है, लेकिन प्लानिंग इज द कंटिन्यूस फेज होती है, कुछ डिस्टर्ब भी हो जाता है। देखें मेन मोटिव क्या है हमारा, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और एग्जाम पास करना है, वो भी विद अप टू द मार्क होकर, पीक पॉइंट पे जाकर। अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप चाहिए। अगले दिन पहले तो कोशिश करेंगे जो अगले दिन का टॉपिक, ये प्लान इसलिए शेयर किया जाता है कि यार नेक्स्ट दिन का टॉपिक आपके सामने हो तो थोड़ा सा पढ़कर, थोड़ा सा आइडिया पढ़कर, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्यूरीज वगैरह उसी मुताबिक आप मेरे से पूछें या आपकी डेवलप होकर जो क्यूरीज आपके जहन में होती हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन जरूरी नहीं हम इसके, जब तक आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हम आगे नहीं चलेंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ पैरेलल हो, क्योंकि जी इन थैंक यू। शॉर्ट, हाँ हम इंशाल्लाह साथ साथ हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ साथ हम करेंगे। लेकिन जब तक अंडरस्टैंडिंग में हम आगे नहीं चलेंगे, जरूरी नहीं हम इसके साथ साथ चलें, दरमियान में कुछ मिसहैपनिंग भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल हर डे में पिछले दिन का कुछ 5-10 मिनट जो है हम सेशन को देंगे कि जो पहले से पढ़ा होगा। कुछ भी स्टूडेंट के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है कि यार स्टूडेंट सेक्शन जो है ना वो अटेंड नहीं कर सकता है। यहाँ पर ऑनलाइन में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है आजकल, तो स्पेशली कोविड की वजह से, या उससे पहले भी हमारे पास नहीं, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं। और वट एवर वांट है कि जिस टाइम भी जो है ना आप खोल के दे सकते हैं, पॉज कर कर बार बार रिपीट, बार बार सुनकर। मेरा नहीं ख्याल है कि लाइव अगर क्लास चल रही हो या फिजिकली आप हम सेशन ले रहे होते हैं, वहां पर टीचर एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा, 3 बार बताएगा, 10 बार भी। बाजू को कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मेरे जैसे, जैसे मीडियोकर स्टूडेंट जैसे होते हैं, मीडियम एवरेज लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उसको 10 बार भी सुनना पड़ जाता है। तो ऑनलाइन लेक्चर में आपके लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आप बार बार आप करके सुन सकते हैं जब तक आपको माइंड क्लियर ना हो। फर्दर हम साथ साथ ये है कि असाइनमेंट्स भी आपको दिया करेंगे, कोशिश कीजिएगा प्रेजेंटेशन टाइप कम से कम बुक से बेसिक देख कर नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर कर, वो रोज की रोज आपको ईमेल भी वैसे मैं शेयर कर दूंगा। आपने वीकली बेसिस पर असाइनमेंट्स आपको इंगेज होंगी, वो आपने कर कर अगले सेशन से आपने मुझे मेल भी करनी होगी। कोई क्यूरीज हैं आपके साथ नंबर शेयर होगा, ग्रुप्स हैं, ग्रुप में खैर आप मैसेज वगैरह नहीं कर सकते, मेल्स पड़ी हुई हैं, आप फोन नंबर है आपके पास, ग्रुप में वगैरह पूछ सकते हैं आप वो जो भी क्यूरीज आपकी होंगी। जी सर बेहतर हो गया सर। एक और सजेशन थी छोटी सी, जी अगर जी आप चाहें तो। सर जैसे आपने अभी कहा कि हम 10 से 15 मिनट प्रीवियस डे का हम करेंगे, वो उसका आई थिंक मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि हम आने तो हमें मल्टीपल चॉइस है इसमें, क्योंकि ये सीबीसी एग्जाम है। तो हम क्यों ना बच्चों के साथ ही क्रॉस टॉक करें, जो हमने कल पढ़ा होगा वही हम मतलब, जैसे अभी 9 बच्चे मैं देख रहा था, टोटली 9 बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो हम अगर 3-3 क्वेश्चन भी एक आधे बंदे से करते रहेंगे तो मेरे ख्याल है 15-20 मिनट में वो 30 क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे, हाँ और वो रिवाइज भी होता जाएगा। सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर हम प्रीवियस लेक्चर पे, मतलब जो आज आप पढ़ाएंगे हमें, कल क्लास स्टार्ट होने के बाद हम अगर 15 से 20 मिनट उस पे लगा लें, और बाकी का जो हमारे पास 1 घंटा 40 मिनट बचेंगे वो हम नेक्स्ट अपने सिलेबस को कवर करने में लगा लें, तो क्या ख्याल है आपका? ये बेहतर हो सकता है, लेकिन एक्चुअली देखें यहाँ पर मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास ना इंटर बैकग्राउंड के होते हैं। अगर बीकॉम के होते हैं तो सेशन में करवा सकता हूँ। ऑनलाइन में कुछ चीज़ें ना, वो कहते हैं ना कुछ चीज़ें ड्रॉबैक्स भी होती हैं। ऑनलाइन में हम उस तरह स्पीडी, देखें अभी जैसे अगर डिस्टॉर्शन आ जाता है, किसी को मैसेज, कोई मुझे मैसेज में बताता है, कोई मुझे वॉइस पे बताता है, अनम्यूट करके कुछ बताता है, तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें ना कोशिश हम करेंगे हम इस तरह करने से भी। अगर ये बेटर, ये बहुत अच्छा आइडिया है वैसे अगर इस तरह पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये है कि टाइम स्पेन हमें ज़्यादा चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट में वो कहते हैं ना कि वेट करने के, उसको बुला रहे होते हैं, उसको मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कॉल कर रहा हूँ तो कम से कम 5-10 सेकंड लगते हैं उसको अनम्यूट करने में, कुछ सेशन होते हैं, तो वो टाइम की वेस्टेज वगैरह। तो इससे बेहतर है कि हम रिवीजन कुछ करके हम क्वेश्चन साथ साथ करेंगे कि यार क्लैरिटी को जब पता भी चलता रहे कि किस लेवल तक स्टूडेंट्स हैं या किस लेवल तक आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। जी सर लेकिन ये है कि बिल्कुल ऐसे रिवीजन ही से है। होता है कि कुछ सेशन मिस हो जाता है किसी का, बाज़ अगर कोई हाफ सेशन कर सकता है। लेकिन पहले तो स्टूडेंट में, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा इन बिल्कुल फिक्स टाइम पर आप इन हो लेक्चर में, ताकि बाकी स्टूडेंट के साथ मैच हो सके आपका टाइम, और कोशिश करें कि आवर्स कंप्लीट हो। मैं एक फिर दोबारा कह रहा हूँ कि सिर्फ पेपर पास करने के बहुत ना पड़िएगा, कुछ कहते हैं ना कि एक नॉलेज बेस भी आपका ग्रूमिंग भी होनी चाहिए कुछ चीजें। शाजी बारिया, oh it's not available pass paper summer बिजनेस लॉ पास पेपर समर 21 के, जी वो मिल जाएंगे
आप कम से कम अगर 5 इयर्स की भी 5 इयर्स में कहते हैं कि 10 पेपर्स होते हैं, 10 पेपर्स भी कर लें तो वो भी मोस्ट सफिशिएंट होते हैं वैसे तो। अगर सबमिट 21 का नहीं है ना, अगर इट्स नॉट अवेलेबल, हो जाएंगे वैसे अवेलेबल तो ना अभी, क्योंकि एग्जाम भी हुए हैं, सीए के भी अभी एग्जाम हुए हैं और पिफा के भी अभी एग्जाम हुए हैं, ये ऐसे ऐसे अपलोड हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि सीबी बेस्ड है। सीबी बेस्ड का मेरे ख्याल से फर्स्ट सेशन ही था पिफा में जी। रेस्ट पेपर आपके पास अवेलेबल होंगे। सीबी बेस का ये फर्स्ट सेशन था, आपका जो सेशन आएगा ये सेकंड सेशन आएगा सीबी बेस का, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली वो अपलोड हो जाए किसी ना किसी फॉर्म में या किसी की तरह आप लोग अपलोड हो जाएंगे सीबी बेस की ना फॉर्म पे, ताकि आप लोगों को यह है कि हेल्पफुल मिल सके कि कैसे पैटर्न सेट हुआ था कैसे नहीं हुआ था। जी स्टूडेंट्स, और किसी का कोई क्वेरी हो? जी अशर, हमजा, राना फैसल, ओके, इसका कोई इशू नहीं है। चलें फिर हम स्टार्ट करें फर्स्ट चैप्टर, जितना भी मैक्सिमम हो सकता है कोशिश करते हैं हम टॉपिक को कवर करने की, आइडिया क्लियर करने की। ओके गॉट इट। चलें हम बिस्मिल्लाह पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं सबके पास बुक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ग्रुप में वैसे शेयर कर दी हुई थी। किसी के पास नहीं है तो इमीडिएट मुझे बताएं ताकि मैं इमीडिएट अपलोड करूं मैं, ताकि सबके पास हो, क्योंकि बुक किसी के पास मिसिंग होगी तो बहुत सारों को फिर अंडरस्टैंडिंग में जो है ना प्रॉब्लम होगी। जी जी सॉफ्ट फॉर्म में ही, बाकी तो आप हार्ड फॉर्म में कुछ आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। देखिए ना, विदाउट, वही मैंने कहा ना कि विदाउट पे तो कुछ नहीं मिलता हमारे यहाँ, किसी ना किसी फॉर्म में तो आपको पे करना पड़ता है। अगर हार्ड में आप नहीं करें तो प्रिंटिंग आप करवा सकते हो। ओके चलें हम स्टूडेंट्स, हम बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी हमारा फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम। इसमें जो टॉपिक हमने कवर करने थे, इंट्रोडक्शन टू द लॉ एंड इट्स टाइप्स, द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड कुछ क्वेश्चन है हर चैप्टर के एंड पर। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, उसके कुछ आंसर्स भी दिए होंगे। इससे पहले हम इंशाल्लाह आउटकम की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन टू द लॉ एंड इट्स टाइप्स, इसमें कुछ डेफिनेशन हम लॉ की पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ मर्केंटाइल लॉ, मर्केंटाइल लॉ इट्स आल्सो कॉल्ड बिजनेस लॉ। व्हाई चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टडी लॉ? सिंपल इज दैट। वो कहते हैं कि यार लॉयर को जरूरत होती है लॉ पढ़ने की, चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्यों जरूरत है लॉ पढ़ने की, वो तो अकाउंटेंट है। तो हम रीजन पढ़ेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ क्यों रहे हैं लॉ, बिजनेस लॉ। इन शॉर्ट पिफा वाले पढ़ क्यों रहे हैं लॉ? एक्चुअली तो वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस की डिग्री है स्पेसिफिकली, अदरवाइज लॉ हमें पढ़ने की क्यों जरूरत पेश आई हुई है। और वेयर टू अप्लाई लॉ इन प्रैक्टिकल लाइफ के कहाँ कहाँ पर हम ये यूज कर सकते हैं। मर्केंटाइल लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, दोनों में डिफरेंशिएट हम पढ़ेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ लॉ की तरफ आते हैं। लॉ मींस, अच्छा देखें कॉमन लाइफ में ना हम घरों वगैरह में कुछ चीजें ना
हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो होते हैं, उसका वडेरा भी वो कहते हैं ना, घर में एक सबसे बड़े जिसको हम कहेंगे फादर, माशाल्लाह से एक बड़ी हस्ती होती है हमारे यहाँ भी। ज्यादातर जो रूल और रेगुलेशन जो उन्होंने बनाए होते हैं ना, वही चल रहे होते हैं। और जब तक हम किसी चीज को वैल्यू ना दे दें, उसको हम कुछ वर्थ ना दे दें, जब तक वो चीजें डेवलप नहीं होती। सिंपल इज दैट, वो कहते हैं कि यार कुछ सेट ऑफ रूल्स बना लिए जाते हैं, और अ सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट डिजाइंड। लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स। अच्छा, मैं पहले में बता दूं, आपने डेफिनेशन जो इसमें चीजें याद करने वाले साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। प्रोफेशनल लाइफ में याद करने का सबसे इजी पैटर्न जो होता है, वो हमेशा चीजें बुलेट्स में रखें। डेफिनेशन अगर आपकी अच्छी इंग्लिश है तो लॉ को आप बेशक अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन कंटेंट्स उसका थीम चेंज ना हो और कंटेंट्स उसके पूरे हों। डेफिनेशन ऑफ द लॉ क्या कहता है? लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स, रूल्स का एक सेट है या सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट डिजाइंड एंड इन्फोर्स बाय द स्टेट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट टू कंडक्ट ऑफ द पीपल। 3 थिंग्स हैं। सबसे पहले लॉ का क्या है कि यार एक रूल्स है, सिस्टम बना हुआ है। इन शॉर्ट, आपने एक बुलेट्स करने के यार सुबह उठना है सबसे पहले, उसके बाद मैंने ये करना है, रूल्स मैंने सेट कर लिए कि मैंने परफॉर्मेंस के रूल्स मैंने सेट कर लिए। फिर उसको क्या किया, उसको इन्फोर्स किया किसी फॉर्म में कि अगर मैंने ये ना किया तो मुझे ये पेनल्टी होगी। तो दैट इज द इन्फोर्सेबिलिटी। इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं कि इन्फोर्सेबिलिटी टू कंट्रोल। कंट्रोल का जब मतलब आता है तो हमेशा वहां पर कोई ना कोई चीज अगेंस्ट में अगर आप करते हो, कोई ना कोई पेनल्टी डिवाइस हो रही होती है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। इन्फोर्स जब आप करते हैं, उसको जो पुश करते हैं कि यार मैंने ये चीज करनी है, किस तरह करनी है, वो सेट ऑफ रूल्स बता दिए, और सेट ऑफ रूल्स को इंप्लीमेंट करवाने के लिए उसको हमने कंट्रोल्स लगा दिए कि यार सुबह 4 बजे उठने के लिए मुझे अलार्म सेट करना पड़ेगा। ये मैंने कंट्रोल लगा दिया, उसको इन्फोर्स कर दिया। उसके बाद उसको रेगुलेट करने के लिए, यार कंटिन्यूसली में करने के लिए कंडक्ट ऑफ द पीपल, इसको रेगुलेट करने के लिए इन्फोर्सेबिलिटी हम बनाई जाती है। मैं एग्जांपल दे रहा था घर की। घर में क्या हम करते हैं कि हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने सेट किए होते हैं कि यार इसने रात के 10 बजे तक हमने घर पे आ जाना, उसके बाद किसी ने नहीं जाना। स्पेशली हम जब छोटे होते हैं, माशाल्लाह से अब तो शायद कोई रोक टोक होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ हर लाइफ में होनी चाहिए। शादी हो जाए तो स्पेशली रूल सेट ही हो जाते हैं कि नहीं यार 10 बजे तो हमने घर पे ही होना है। पता नहीं ये डराव की वजह से होते हैं या वैसे ही रूल अच्छे सेट करने होते हैं। खैर ये हर पर्सन के अपने अपने पर्सनल मैटर्स हैं या अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। पता डर की वजह से घर पे आ जाता है शादी के बाद। खैर क्या होते हैं, हमने रूल सेट कर लिए होते हैं कंडक्ट डिजाइन के लिए। उसके बाद इन्फोर्सेबिलिटी, कंट्रोल कौन करता है शादी के बाद? वो आपको बेहतर पता है कि हाँ हमने उसकी इन्फोर्सेबिलिटी करने के लिए, उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए इन्फोर्सेबल हम कर देते हैं कि अगर ये ना किया गया तो ये होगा। तो डेफिनेशन ऑफ द लॉ की कवर हो जाती है कि यार सेट ऑफ रूल्स हमने कर लिए, उसको अगर कंडक्ट मतलब परफॉर्म करने के रूल्स एंड रेगुलेशन हमने सेट करनी है, उसको इन्फोर्सेबल क्यों किया है, उसको कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पीपल, कि उसके मुताबिक लोग कंट्रोल करें। ये डेफिनेशन ऑफ द लॉ हो गई। कहते हैं लॉ इज नॉट अ स्टैग्नेंट। सिंपल इज दैट, जो लॉ ने कह दिया रूल्स चेंज भी हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि लॉ ने कह दिया कि स्टैग्नेंट कैसे है कि यार कुछ भी ड्रॉबैक्स आ सकते हैं फॉर दैट टाइम। मतलब कि यार एक टाइम पर आपको जो डिसीजन मेकिंग लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक लोअर कोर्ट एक डिसीजन आप देख रहे होते हैं कि यार लोअर कोर्ट में डिसीजन दे रहे होते हैं, उसके बाद अपील जो आप कर रहे हो तो हाई कोर्ट में कर रहे होते हैं। हाई कोर्ट का भी डिसीजन क्या होता है, उसको भी फिर आप चैलेंज कर रहे होते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो इसका मतलब है लॉ इज नॉट अ स्टैग्नेंट, कि यार फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है। बाज़ का एट सम टाइम क्या होता है, हाई कोर्ट से कुछ चीजें डिसीजन की मिस हो जाती हैं। देखें जज भी डिसीजन मेकिंग क्या कर रहा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, बुक पेज शो नहीं हो रहा, ये पेज नंबर 2 है आपका। पहला फर्स्ट चैप्टर पेज है, चैप्टर का स्टार्ट ही है, चैप्टर का फर्स्ट पेज है। तो इसलिए हमने कहते हैं यार सिचुएशन को बहुत सारी लॉ इज नॉट अ स्टैग्नेंट, कि एज सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन इन अ सोसाइटी चेंज, लॉज आर आल्सो चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोशल मीडिया की हम बात करें, सोशल नेटवर्क की हम बात करें, सोशल साइट की हम बात करें, फेसबुक की, जब स्टार्ट हुआ था
किसी ने क्या कोई सुना था कि यार कोई पिक्चर किसी के लगाने से हमारे पास केस हो जाए करेगा, ये इस तरह शुरू में किसी ने नहीं सुना था। लेकिन क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी डेवलप हुई, आहिस्ता आहिस्ता सोशल नेटवर्क की वजह से, वेबसाइट वगैरह के, इनके रूल एंड रेगुलेशन पहले नहीं थे, अब क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो गई, मीडिया पे रूल्स बनने लगे हैं। तो क्या है कि लॉ इज नॉट अ स्टैग्नेंट, ये विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी की चेंज, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ आपका ये भी चेंज होता रहता है। तो जो वर्ड लॉ may have a different meaning for different situation. It is often preceded by an adjective to give it a clear meaning, जैसे इनका civil law, criminal law and business law, etc. whatever जितनी सारी ये ब्रांचेस हैं, कहते हैं ये प्रोसीड होता है किसी न किसी चीज से डिफरेंट सिचुएशन में। लॉ की डेफिनेशन पे किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू हो? सबको क्लियर है? जी अशर, मोहम्मद आसिफ, राना, फैसल, ओके ओके। आगे है कुछ डेफिनेशन ऑफ मर्केंटाइल लॉ। अब हमने जाहिर बात है सिर्फ रिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करने के लॉ, तो ओवरऑल हमने लॉयर तो बनना नहीं है, लॉ की डेफिनेशन करके फिर उसकी एक ब्रांच आ जाती है मर्केंटाइल लॉ, जिसको हमने बिजनेस लॉ को भी यहाँ पर नाम दिया। क्या है, कुछ डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लॉ अपने अपनी इंडिपेंडेंसी को शो कर रहे होते हैं। कि क्या है कि बिजनेस लॉ इज द पार्ट ऑफ सिविल लॉ विच डील्स, सिविल लॉ का ये पार्ट है लेकिन वो डील किसको कर रहा होता है, सिर्फ बिजनेस की, क्या विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन डीलिंग विद ईच अदर, डील जो कर रहे होते हैं। इट इंक्लूड्स लॉज रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा। ये डेफिनेशन ऑफ मर्केंटाइल लॉ हो गई कि लॉ की एक ब्रांच है सिविल लॉ की, जिसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन किन पर्संस के, जो पर्सन आपस में डील कर रहे हैं, वन एंड मोर देन वन पर्सन, दूसरों से जो डील कर रहे हैं, कि एक ही बंदे की जो राइट्स हैं दूसरे की लायबिलिटीज होंगी, और जो दूसरे की लायबिलिटीज हैं वो आपके राइट्स होंगे आपके। अब आपका आता है कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉ क्यों पढ़ते हैं, बिजनेस लॉ क्यों पढ़ते हैं, वो क्रिमिनल लॉ क्यों नहीं पढ़ते? सीधी सी बात है, इंटेंशन ऑफ द स्टडीइंग law in chartered accountancy is not to become an expert lawyer dealing with the complex legal issues, but relating to the business, वो पता होनी चाहिए कि यार कंपनी कैसे है, कैसे डीलिंग कर रही है रोजमर्रा की लाइफ में। कहते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडीइंग लॉ इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी is to be aware where legal problems arise, to be able to judge when outside assistance is required, evaluate the financial implication of the law and also communicate with the lawyers. Simple is that हमारे यहाँ लॉयर भी बहुत सारे होते हैं, कैसे टर्मिनोलॉजीज में घुमा देते हैं। देखिए हर बंदा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। डॉक्टर जैसे लैंग्वेज में लिखते हैं वो मेडिकल स्टोर वाले ये सिर्फ समझ सकते हैं। क्या होता है, वो कुछ भी करवा सकता है, क्यों, उसके हाथ में एक सीधी, कहते हैं कि जिंदगी मौत वैसे अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन वो जमीन के ऊपर एक बन जाते हैं कि नहीं यार उसकी हर बात को माननी पड़ती है। अगर आपको फॉर एग्जांपल डॉक्टर जो कम्युनिकेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर से डील करेगा, मेरा नहीं ख्याल कि दोनों का आपस में कोई क्लैश हो। डॉक्टर ने जो कहना उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने करना ही करना है, क्योंकि हॉस्पिटल पे अगर एडमिट हुआ है और बेड पे लेटा हुआ है तो उसे करना ही करवाना पड़ेगा। इसी तरह क्या है एक लॉयर और डॉक्टर्स का है। लेकिन कुछ कॉमन लाइफ में कहते हैं ना कि एक बार आपने मेडिकल स्टोर से गोली ले ली, आपको पता था यार मेरे पेट में दर्द है तो उसने ये गोली दी थी और इस वजह से दी थी, डॉक्टर से डिस्कशन वगैरह कर दी। जब आपको कुछ नॉलेज आपका इनहेंस हो गया, देन नेक्स्ट टाइम जब आप किसी के पास जाओगे तो कम से कम उसको ना आप डिस्कस कर सकते हो, भाई क्यों कर रहे हो आप। तो इसी तरह यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को लॉ पढ़ने की क्या जरूरत है कि यार कॉमन लाइफ में जो लॉयर्स वगैरह के साथ कम्युनिकेट आप कर सको, कुछ इम्प्लीकेशंस वगैरह होते हैं कॉमन लाइफ में, इससे बेहतर है आप एक लॉयर हायर करो, आप खुद भी वो डीलिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने शुरू में कहा कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे कैसे होता है, बुक में जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे आप परफॉर्म कर लो तो आपको आइडिया क्लियर है। क्या आपने पढ़ा होगा, इसलिए आपको पता है क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फॉर एग्जाम्पल कंपनी में एक हेड ऑफ अकाउंटेंट फाइनेंस की सीट पे बैठे हो, तो सीएफओ की सीट पे बैठे हो, मैनेजर अकाउंट्स की सीट पे बैठे हो, तो आपको क्या है बिजनेस डीलिंग में आपको पता होगा कि यार मैंने कौन कौन सी चीजों पर लीगल बाइंडिंग अफेयर पे मैंने लेकर जाना है इसको। इससे बेहतर है कि आप एक लॉयर एक्सपर्ट को हायर करो,
आपको इतनी कम से कम आप जज कर सकते हो, इस काबिल बन सकते हो अगर एज अ प्रॉब्लम आपको आउटसाइड असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड होती है तो आप खुद ही बन सकते हैं। आगे आ जाता है वेयर टू अप्लाई इन द प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में कहां पर इंप्लीमेंट होता है? जनरल नॉलेज ऑफ द सम इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स एंड हाउ दे अप्लाई टू द सर्टेन प्रॉब्लम विल हेल्प इन अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट with the people around us. Civil law involves the problem that impact on, देखो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में टिपिकली आप कहते हैं कि डिफरेंस ये होता है, सिविल लॉ में आपकी जान का कोई खतरा नहीं होता, क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें जान का खतरा होता है। जहां पर आपका फिजिकल अबंडेंस, फिजिकल आपके जान इसमें इन्वॉल्व हो जाए वहां पर क्रिमिनल केसेस की तरफ आप चले जाते हैं, अदरवाइज वो सिविल हो जाता है टिपिकली, अगर एक फर्क दिखा जाए हमें। इन्वॉल्व द प्रॉब्लम दैट इम्पैक्ट, देखें सिविल लाइफ में हमने फॉर एग्जाम्पल एक मैटर की, हमने बिजनेस डीलिंग की, क्या हुआ बिजनेस डीलिंग हो नहीं पाई, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को क्या कर दिया, गन पॉइंट ऑफ व्यू कोई काम करवा दिए या मर्डर कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिविल लॉ आपका कन्वर्ट हो जाएगा क्रिमिनल में, यहाँ पर क्रिमिनल केस में डाल दिया जाएगा। इन्वॉल्व्स द प्रॉब्लम दैट इम्पैक्ट ऑन पीपल्स एवरीबॉडी लाइफ लाइक डेट्स, टेनेंसी इश्यूज, लाइक डेट्स में कहते हैं आपकी अकाउंट्स की लैंग्वेज है, डेट्स कहते हैं आपका जो उधार पड़ा होता है, आपका जो कर्जा होता है, डेट्स। टेनेंसी इश्यूज, एक आप कॉमन लाइफ में आप देखते होंगे रेंटल होता है, एक टेनेंसी इशू होता है, टेनेंट होता है। सेल ऑफ गुड्स में वन शुड नो द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट बिकॉज जनरली इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट। देखें ये वही स्टेटमेंट है जो कि आपको लेक्चर के शुरू में मैंने डिफाइन की थी कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। कहते हैं वन शुड नो द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट बिकॉज जनरली इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो प्रैक्टिकली लाइफ में एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का ही बड़ा इशू होता है कि दो पर्सन के बारे में आपस में देखें कॉन्फ्लिक्ट का उसने यहाँ पर अवॉइड किए कि अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट हम इस वजह से कर सकते हैं, कोई चीज एक बंदा आता है कि यार मैंने तो आपसे ये एग्रीमेंट किया हुआ था, ये मैंने कहा था वर्बली, लेकिन उसको क्या है कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में अगर रिटर्न की फॉर्म में ले आएंगे, एक लॉ के फॉर्म में ले आएंगे, जो लॉ ने कहा है कि यार दो बंदे आपस में अगर मिलते हैं, अगर कोई चीजें इंटरटेन करते हैं तो उसको लिख पत कर लिया करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट को जब पढ़ेंगे उस फॉर्म में अगर हम लेकर आएंगे तो अगला पर्सन क्या हो जाएगा, डिनाई नहीं कर सकता कि यार मैंने ये नहीं कहा था, तो वो फौरन चुप हो जाएगा, यार ये देखेंगे पेपर पे आपने लिखा हुआ, स्टैम्प्ड है, आपके साइन है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी कंप्लीट है, कॉन्ट्रैक्ट हमारे दरमियान में हुआ था, रिटर्न में हुआ था, तो ये आप कैसे डरेंगे, तो अगला पर्सन चुप हो जाएंगे, ठीक है मैंने लिख के दिया, तो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट वहां पर क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़े वाला मैटर पे होता है, कम हो जाता है, अवॉइड कर लिया जाता है। तो कॉमन लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का भी हम कैसे थिंक लॉ एक बेटर वे है आपको सॉल्व करने का। सोर्सेज ऑफ द लॉ इंशाल्लाह हम ये है कि हम पढ़ लेते हैं, अभी 5 मिनट्स हमारे पास इंशाल्लाह, बल्कि ये है कि हम कल वाली क्लास में हमें सोर्सेज ऑफ लॉ बाकी चीज़ें हम पढ़ते हैं क्योंकि थोड़े से एलैबोरेशन चाहिए। जहाँ तक स्टूडेंट किसी किस्म का कोई कंफ्यूजिंग हो किसी टॉपिक पे, ऊपर आपने जो पढ़ा हुआ है और कल वाली क्लास के लिए, अब देखें प्लान आपके साथ इसीलिए शेयर किया था कि आपको पता लग जाए कि यार कल कौन सी चीज़ पढ़नी है, थोड़ा सा आप रीड आउट करके आओ तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी मजीद क्लैरिटी में जाएंगी, स्पेशली वो स्टूडेंट जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, उन स्पेशली स्टूडेंट से मेरी वो रिक्वेस्ट भी है कि यार जैसे ही आप हों कोई भी क्वेश्चन ले तो फौरन आपने इंटीमेट करने के सर मुझे यहाँ से एलैबोरेट नहीं हो रहा, यहाँ से कुछ लाइफ में समझाते हैं। वर्डिंग आपके पढ़ने से आप ट्रांसलेट तो आप कर लोगे, लेकिन छोटी मोटी जो एग्जाम्पल है कोड कर रहा हूँ, ये वो एग्जाम्पल होते हैं जो कि आपको याद करने के लिए इजी वे में, कि यार फलां सर ने इस तरह कहा था, तो आपको याद करने के लिए इजी वे में हो जाती है। जिस फ्रेंड यहाँ तक किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो, ओके ये BSH ये क्या स्टैंड कर रहा है भाई, BSH पहले आप ये बताओ देन मुझे क्वेश्चन बताना अपना। अच्छा मंसूर, नहीं ये BSH वालों का नाम है, अच्छा मंसूर अलग है। जी मंसूर आपका क्या क्वेश्चन था?
सॉरी BSH है या मंसूर है, अब आपने नाम चेंज कर लिया, मंसूर रख लिया है। अच्छा जी, आपका क्या क्वेश्चन था? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। मंसूर जी, मंसूर मैंने आपको अनम्यूट किया है अभी। सर। वालेकुम सलाम जी मंसूर। जी सर, अभी यहाँ पे वो जिक्र हुआ था कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप, सेल्स और फूड्स, वो जो डेफिनेशन ऑफ मार्केट एंड लॉ में, ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें ये भी निगोशिएबल ही हैं। तो अभी हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का भी जिक्र करें, कुछ इस पे मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या चीजें आएंगी? अच्छा। देखें, ये कुछ रिलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पार्टनरशिप हैं, सेल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का लफ्ज लिया हुआ है। नेगोशिएट के तो ठीक है, आप सही कह रही है, इसमें भी सारे हम नेगोशिएशन ही करते हैं पार्टनरशिप में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, लेकिन उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू कुछ बाइंडिंग्स होती हैं, लाइक चेक, लाइक पे ऑर्डर, लाइक आपका जो कैश के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। हम ये बात करेंगे और चीजें जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में जाती हैं, जिस तरह शेयर सर्टिफिकेट है, डिबेंचर होल्डर का सर्टिफिकेट है, लाइक दीज जो है ना वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आपके यहाँ पर लिए जाते हैं टूल्स को। जी, अनदर क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? जी सर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी, बारिया, इजा, अशर, फवाद, ओके क्लियर। चलें, हम इंशाल्लाह कल की क्लास में 4 o'clock कोशिश करें टाइम पे आप इन हो, ताकि यह है कि कोई चीज मिस ना हो। चलें स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम कल की क्लास में मिलते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ के साथ। सोर्सेज ऑफ लॉ हम कल डिस्कस करेंगे, सोर्सेज ऑफ लॉ आगे सिविल एंड क्रिमिनल लॉ चीजें वगैरह हम करेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ओके, अल्लाह हाफिज।